यहूदी वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, मुसलमान वही कर रहे हैं जो उनके हिसाब से ठीक है। किसने रोका हिंदुओं को? हिंदुओं के अंदर एक बेसिक विकृति है, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू यूनिटी मतलब नेगेटिविटी होता है। जब आप सेक्युलर बनते हैं तो आपका दिमाग और आपका कॉन्शियसनेस खाली हो जाता है। जब वो खाली होता है तो उसके अंदर गोल्ड आ सकता है या गार्बेज आ सकता है। आप डिसाइड कीजिए कि क्या आएगा। अगर आपने उसमें जबरदस्ती गोल्ड नहीं भरा तो कूड़ा तो आएगा। और यूरोप के अंदर कूड़ा भर चुका है। भारत अगर अपने घर को ठीक नहीं कर पाया लाठी के साथ, तो दुनिया को कैसे ठीक करेगा? आप तमिल बात कीजिए, तेलुगु में भी बात कीजिए, लेकिन साथ साथ ये मत भूलिए कि आपका मूल आइडेंटिटी क्या है। अगर वो मूल आइडेंटिटी नहीं रहा, जो जितने भी रीजनल आइडेंटिटीज हैं उनको मरते तो वक्त नहीं लगेगा। हमारे घरों में वकालत का मतलब है कि 7:30 शुरू होने, मत जाओ। 1818 में 3 वॉल्यूम का एक बुक निकला था, जेम्स मिल का, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आज के डेट में जितने भी सनातन धर्म के खिलाफ जो स्टीरियोटाइप्स चलते हैं, उसका सारा जो गंगोत्री या स्रोत है आपको वहां से मिलेगा। आपका जो परिचय है वो बिखरा हुआ, टूटा हुआ परिचय है, तो और आपके पास ज्ञान भी नहीं है ये बताने के लिए कि मैं प्राउड किस बात पे होता हूँ, मैं गर्व किस बात पे होता हूँ, जातिवाद पे, सती पे। दैट्स व्हाट यू आर टोल्ड अबाउट योर हिस्ट्री। तो अगर आपसे आपका गर्व छीन लिया जाए तो आप किस चीज के लिए लड़ेंगे? तलवार किस लिए उठेगी? Israel did was to revive Hebrew and work on the education system. That is why we are so confident कि हमारे पास ना जमीन है, ना पानी है, ना नेचुरल रिसोर्सेज है, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है? दिमाग है। 2000 मंदिरों को लेकर सबूत है। अब एक एक मंदिर को अगर हम क्लेम करने लगे और फिर इस तरह के अगर फोर्सेज एक्टिव हो जाएं जिन्हें लगता है कि तो बड़ा अच्छा मुद्दा है देश को तोड़ देने का, तो फिर उस चीज से हम कैसे डील करें? शांति और सत्य के बीच में अगर चुनाव करना पड़े तो आपका चुनाव क्या होगा? दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट में आज के मेहमान बेहद खास हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, भारत की असल पहचान और उसके औपनिवेशिक अतीत पर बेहतरीन किताबें लिख चुके हैं। जो भी लिखते हैं और बोलते हैं डंके की चोट पर करते हैं, और इनके इन्हीं तेवरों की वजह से जहां इनके लाखों फैंस हैं, तो बहुतों को ये अपनी बातों से मीठा मीठा दर्द भी देते हैं। तो स्वागत कीजिए जे साई दीपक जी का। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते दीपक जी, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि आप अपने जो ज्ञान का दीपक जला रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग प्रकाशमान भी होते हैं और बहुत सारे लोगों को मीठा मीठा दर्द भी होता है। तो इस अनुभव के बारे में बताइए, जो प्यार और लोगों का इतना आपको यूं कहें कि समर्थन मिला उन बातों के लिए जो आज से कुछ साल पहले लोग कहने की हिम्मत नहीं करते थे जी। तो ये सारी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? कहाँ से हिम्मत आई कि मुझे उन चीज़ों पर बोलना है जो कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम में टैबू मानी जाती थी, या एक बतौर वकील आप कोई कहने की हिम्मत नहीं करता? देखिए, इसका कोई ऐसा ओरिजिन स्टोरी नहीं है कि एक दिन मैं जागा और मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। वो ज्ञानोदय ऐसा नहीं हुआ था, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। मैं उस जनरेशन से हूँ, 92 में मैं 7 साल का था, सो उसका माहौल हमने देखा है। फिर 93 के बाद क्या हुआ वो भी हमने देखा, चाहे वो हैदराबाद से हो या फिर मुंबई से। फिर जब कारगिल हुआ था, आई वॉज इन माई 10th स्टैंडर्ड। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स जब अटैक हुए थे, आई वॉज इन माई 11th स्टैंडर्ड। देन 2008 जब हुआ था, तब मैं लॉ स्कूल में था। देन 2004 का सुनामी, आर रेस्पॉन्सेस टू इट, आर इनेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल दैट, ये सब हमने देखा है। सो इसका अपना एक इम्पैक्ट होता है। इधर आप ये सोच के मान लीजिए कि ठीक है, ये सबके साथ हुआ है, तो मैं इसमें अकेले क्यों पढ़ूं? वाई शुड आई गेट इनटू दिस? या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक कॉमन चीज़ है जिसको लोगों के सामने रखना ज़रूरी है। इंजीनियरिंग करने के लिए मैं हैदराबाद से तमिलनाडु गया था। वहाँ पे द्रविड़ पंथ का मैंने रुद्र तांडव देखा है। कॉलेज कैंपसेस में क्या होता है, जो कहते हैं कि जाति नहीं है या नहीं होनी चाहिए, जाति के बेसिस पे कैंपस में कैसे उनका व्यवहार होता है वो भी मैंने देखा है। एंड बिकॉज मैं तमिल ब्राह्मण हूँ, हमारी डायलेक्ट जो है थोड़ी अलग होती है विद इन तमिल इटसेल्फ। आई हैव ग्रोन अप इन हैदराबाद, रादर भाग्यनगर।
एंड वहाँ पे हम 4 पीढ़ियों से हैं। तो आपकी जो भाषा है, आपकी जो तमिल है, उसी प्यूरिटी को मेंटेन करती है जिस प्यूरिटी के साथ आपके पूर्वज वहाँ पे गए। वाह। क्योंकि तमिलनाडु में तमिल जो है वो इवॉल्व होते रहता है, चेंज होते रहता है। आप उस भाव के साथ आप नहीं जा रहे। तो जब आप वहाँ से यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है कि आप क्या है। तो जाति जो है आपकी भाषा से झलक जाती है, तो उसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो या फिर आप जातिवादी बन जाइए, या फिर आप सोचिए कि इसके पीछे की जो सोच है क्या है और इसका कारण क्या है और इसका स्रोत क्या है। यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। बिल्कुल। दैट स्टार्टेड माई रीडिंग ऑफ हिस्ट्री। तो पहली जो किताबें मैंने पढ़ी थी, पुस्तकें जो मैंने पढ़ी थी, वो है श्री अरुण शौरी जी का मिशनरीज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ फतवास, शरिया इन एक्शन। और उस वक्त उम्र क्या थी आपकी? सर मेरी उम्र होगी, दिस वाज इन इंजीनियरिंग सर, 2002 to 2006। 20 से तो कम था, 17-18 साल। इंजीनियरिंग मैंने शुरू की थी 16 साल की उम्र में, 2002 में। तो मेरे एक मलयाली मित्र के चाचा जी ने कहा, तुम आर्ग्यू अच्छा करते हो, तुम इसको पढ़ो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के लिए एक थियोरेटिकल बेस की ज़रूरत होती है, तो इसको पढ़ो। तो तब मैंने शुरू किया ये जर्नी। तब तक मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मुझे वकालत करना है। मुझे तो एक्चुअली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन करना था। ठीक है। मेरा अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो उसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन बीच रास्ते मुझे ये लगा कि ये करके मैं करूँगा क्या। कैलिफोर्निया जाऊँगा और वहाँ से भारत के बारे में टिप्पणी मारूंगा जैसे सबीर भाटिया आजकल मार रहे हैं। मुझे वो नहीं करना था। एंड तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ऐसा एक प्रोफेशन चूज करूंगा जो मुझे पब्लिक लाइफ में लेके जाता है। इंजीनियर्स ज़्यादातर क्या सोचते हैं, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विसेज। मैंने उसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन ये समझ में आया कि वहाँ पे जाके आपको अपना मुंह थोड़ा बंद करके रखना पड़ता है और आप चाहते हैं कि आप बात करें। तो वकालत जो है वो मेरे रडार में था ही नहीं, क्योंकि जब आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आप वकालत के बारे में नहीं सोचते हैं। आप मैक्सिमम सोचेंगे इंजीनियरिंग, क्योंकि मेडिसिन करने की आपकी हैसियत नहीं होती है। अगर वो नहीं हुआ तब आप कॉमर्स के बारे में सोचते हैं। सो ऑनेस्टली आई हैड नो एक्सपोजर एट ऑल, क्योंकि इस तरफ से उस तरफ मेरे फैमिली में कोई वकील नहीं है, ना ही हम पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं। सो द क्वेश्चन वाज मैं करूं क्या। तो आईआईटी खड़गपुर में एक पेपर प्रेजेंटेशन के लिए गया था एज पार्ट ऑफ माय फाइनल ईयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। तब वहाँ पे श्री शिशिर दुबे वाज द डायरेक्टर ऑफ आईआईटी खड़गपुर। ही वाज द फ्रेंड ऑफ श्री मुरली मनोहर जोशी। तो उन्होंने अपने इनॉग्रल स्पीच में कहा था कि अगले साल से हम एक एलएलबी प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड एमबीएस विद साइंस बैकग्राउंड। ये एलएलबी होगा अलॉन्ग विद स्पेशलाइजेशन इन बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो मैंने उस प्रोग्राम को और थोड़ा पढ़ा, मैंने देखा कि एक अच्छा प्रोग्राम है, एंड देन मुझे समझ में आया कि दिस कुड बी माई एंट्री इनटू दिस प्रोफेशन। बट हमारे घरों में वकालत का मतलब है कि 7:30 ही शुरू होना, मत जाओ। बिल्कुल। तो काला कोट बिल्कुल ना की बराबर। फर्स्ट जनरेशन है तो फर्स्ट जनरेशन तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उस प्रोफेशन में जितने भी सारे लोग होते हैं तो दे आर फ्रॉम ब्लू ब्लडेड फैमिलीज, लेगेसीज होते हैं, सिस्टम के खुद के स्टेक होल्डर्स होते हैं, फर्स्ट जनरेशन का अपना एक स्ट्रगल होता है। ये सारा सब कुछ सुना था, बट मुझे यही करना था, इसलिए दैट्स द ट्रांजिशन। प्रोफेशन में आने के बाद मैंने मैक्सिमम कमर्शियल लिटिगेशन ही किया है, लेकिन मेरी जो दृष्टि थी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन पे भी थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आपके बिल्स को पे नहीं करती है, तो पहले मुझे अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना था, उसके बाद ये सोचना था। जब मैं इंडिपेंडेंट गया 30 साल की उम्र में इन 2016, तब मेरे टेबल पे एक फाइल आया सबरीमला केस का। तब मैंने कहा कि अब ये मैं लूँगा इस केस को, क्योंकि लोगों ने किसी ने उनसे कहा था कि आप इनके पास जाइए, वो इसमें कमिटमेंट और पैशन के साथ लड़ेंगे, आप इनको लेके जाइए। तो जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया और इसको कोर्ट के सामने मैंने पेश की, एक चीज़ मुझे समझ में आ गया था कि भारत के सभी इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी का अंग्रेजीकरण हो चुका है।
और वो अपनी जड़ों से दूर हट चुका है। तो जब आप एक मंदिर या फिर उसकी मान्यताओं या फिर उसकी प्रथाओं के बारे में बात करेंगे, आप एक भूरे अंग्रेजी ऑडियंस के सामने बात कर रहे हैं। ये समझ में आ गया था। ठीक है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जो एजुकेशन हुई है वो भी अंग्रेजी में हुई है। आज के डेट में मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसे किसी भी भारतीय भाषा में बात कर पाऊंगा जहाँ पे अंग्रेजी का कोई इन्फ्लुएंस ना हो। एक भी सेंटेंस या वाक्य पूरा कंप्लीट नहीं होता है जब तक आप अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली दैट इज द रियलिटी। वो हुआ, उसके बाद पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का केस हुआ था, उसमें भी मैंने आर्ग्यूमेंट किया था। तब मुझे और कुछ चीज़ें पढ़ने को मिली थी जहाँ पे मैंने ये पढ़ा था कि भारत के यूनिफिकेशन के पहले जितने भी राज्य थे, सभी राज्य के प्रिंसली फैमिलीज के अपने एक देवी या देवता थे, कुल देवी या देवता थे। तो ये सेक्युलर राज्य तो थे नहीं, क्योंकि बंटवारा तो सेक्युलर था नहीं। तो एक नॉन सेक्युलर बंटवारे से सेक्युलर राष्ट्र कैसे आया? बहुत बढ़िया। जब हर जितने ऐसा, the point is all the units have a religion. बिल्कुल। Then how did the whole not have a religion? तो ये व्हाइट वॉश कब हुआ? हाँ। ये पेंट किसने लगाया? किसने लगाया? तो सवाल वहां से शुरू हुआ। तब तक लोगों ने मुझसे ये कहना शुरू कर दिया था कि आपको इस पे लिखना चाहिए, क्योंकि तब तक मेरे पब्लिक लेक्चर्स आ चुके थे 2016 सितंबर से, जहां पे मैंने मंदिर मुक्ति की बात की थी गवर्नमेंट कंट्रोल से। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सितंबर में मैंने दिया था। तब से इस इशू के साथ मैं जुड़ चुका था, एटलीस्ट एज अ वकील। सो जब मैंने पढ़ना शुरू किया, समझ में आ गया कि इतना तो एमिनेशन है कि इसमें से एक पुस्तक तो निकल सकता है। ठीक है। लेकिन टाइम नहीं था। कोविड आया, तो वो मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ कि उसमें मैंने 37 आर्टिकल्स लिखे डेली गार्डियन में, इस थियरी को टेस्ट करने के लिए कि ऑडियंस इसको कैसे रिएक्ट करती है, इसको कैसे कंज्यूम कर रही है, मेरे प्रोफेशन के लोग इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हम सारे सोचते हैं अंग्रेजी में। और ये मैं किसी गर्व के साथ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। ये एक कंडीशनिंग है। इट्स अनफॉर्चुनेटली द सेम थिंग। गाली भी आज की डेट में अंग्रेजी में निकलती है। सो कंसिडरिंग दैट, जब रिएक्शन आया कि अच्छा ठीक है, ऑडियंस इसको समझने की कोशिश कर रही है और इंटरेस्टेड है, मैंने उन सारे आर्टिकल्स का एक संकलन बनाने की कोशिश की थी। लेकिन ये समझ में आया कि इससे बेहतर कि आप एक पुस्तक ही लिख डालो। लिखते लिखते समझ में आ गया कि मेरे पास इतना मटेरियल है कि इसमें से 3 किताबें निकलेंगी। बट I said first finish the first book, क्योंकि अकीरो कुरोसावा when he used to write screenplays, वो कहते थे कि लिखना इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि जब आप एक किताब लिखने के बारे में सोचोगे आप डर जाओगे, क्योंकि अगर आप बीच में फंस गए, ना पीछे जा सकते हैं ना आगे बढ़ने के लिए आपके पास एनर्जी बचेगी, आपको कुछ और ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा दैट यू हैव टू थिंक लाइक अ माउंटेन गोट। आप शिखर को मत देखिए, सर नीचे, और एक के बाद एक कदम आप रखते जाइए। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई डिड। ठीक है। फॉर्चुनेटली पहला बुक जो है 6 महीने 15 दिन में ख़त्म हुआ, एंड मैं ये नहीं चाहता था कि कोई कहे कि ये फ्लूक है, तो इसलिए सेकंड बुक को भी मैंने अगले साल रिलीज कर दिया। 6 महीने 21 दिन में लिखा था मैंने। सो द एंटायर आइडिया वाज, मेरे पास तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का एक्सपीरियंस आ चुका था, जहाँ पे संस्कृति, धर्म और संविधान तीनों का मिश्रण था। तो ये कैसे काम करते हैं वो मुझे समझ में आ गया था, और इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, इंस्टीट्यूशनल इश्यूज क्या हैं, एंड मानसिकता के क्या इश्यूज हैं जो हम बात करने के बारे में सोच नहीं रहे। दैट इज व्हाट गेव मी द एक्सपीरियंस। अगर ये पुस्तक मैंने पहले साल में लिखा होता जब मैं पेशे में आ गया था, दैट इज 2009, देयर वाज नो एक्सपीरियंस। ये थियोरी प्रैक्टिस में कैसे काम कर रही है मैं देख चुका था लाइव फर्स्ट हैंड एज अ प्रैक्टिशनर। दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू पुट द बुक टुगेदर। ठीक है। सो इफ यू आस्क मी, आई रियलाइज दैट, एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैं लॉ स्कूल और इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, पहले एक चैनल हुआ करती थी जिसके मालिक अभी बदल गए, जो नई दिल्ली से है। ठीक है। उनका स्टैंडर्ड ये पैतरा होता था कि जो भी हिंदुत्व के बारे में बात करना चाहता है, सबसे इनआर्टिकुलेट आदमी को वहां पे पेश करो, या फिर उस आदमी को पेश करो जिसकी हिंदी क्लिष्ट है और जो कह रहा है जय श्री राम, और जिसके ये माथे पे पट्टा है और उसके हाथ में लाठी होगी, और उसके खिलाफ आप खड़ा करेंगे जो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। तो आपने उस डिवाइड को बार बार उसको आपने प्रोत्साहन दिया, एंड ये दिखाया कि ये
दिस मैन इज अ ब्रूट, मतलब वो ये दिखाना अनपढ़ है, चाहिए या तो गवार अपने है, विचारों की वजह से एक्सपोज हो जाए या अपनी शख्सियत की पर्सनैलिटी की वजह से हो जाए कि देखिए इस तरह के लोग हिंदुत्व की बात करते हैं। तो आपने एक पूरे विचारधारा को पेंट करने की कोशिश की दैट वी आर इधर इनआर्टिकुलेट या फिर हम अज्ञानी हैं, वन ऑफ दीज टू थिंग्स। तो उस एरोगेंस को मुझे हिट करना था, उस ईगो को मुझे पंक्चर करना था। आई एम सॉरी टू से, ये वामपंथी ईगो मुझे हिट करना था किसी भी हालत में, कि ज्ञान किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। लेकिन दीपक जी, यहीं पर आपको रोक रहा हूं मैं। जिस वक्त आपको लगा कि मुझे इस ईगो को बस्ट करना है या इन बातों को लिखना है, एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो हर इंटेलेक्चुअल आदमी के सामने आता है, खासतौर पर जब भी वो हिंदुओं की बात या हिंदुत्व की बात करता है, उसको ये अच्छे से पता होता है कि जो पूरा सिस्टम है उस पर लेफ्ट का क्या असर है। और जिस वक्त आपने कोई भी बात की तो आपको एक खास तस्वीर में पिरो दिया जाएगा और फिर बहुत मुमकिन है कि आप अपने प्रोफेशन में भी आइसोलेट कर दिए जाएं, आपकी निशानदेही कर ली जाए कि आदमी उस तरफ का है और फिर आप पिछड़ जाएं। और ज्यादातर लोग इसी डर की वजह से जो वो महसूस भी करते हैं, उनकी कन्विक्शन भी होती है, लिखते नहीं। लेकिन आपके अंदर वो करेज कहां से आया कि देखी जाएगी जो मेरे बारे में जो राय बनाएगा, मैं तो वो कहूंगा जो मुझे लगता है? वो करेज कैसे आया? कुछ लोगों का ये मानना है और ये गलतफहमी है कि मेरा बोलना जो है वो 2014 के बाद ही शुरू हुआ है। गलत है, ये पहले से हुआ है। पहले एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, सेंटर राइट इंडिया, जो आज स्वराज्य मैगजीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वहाँ पे हम जैसे कुछ लोग, म्यूटेंट्स, हम लोग एकत्र होते थे और हम लिखते थे। तो पहले मैं एक सूडोनिम के तहत लिखता था, इट वाज कॉल्ड पॉलिटिकली इनकरेक्ट। फिर 2011 के अंत में मैंने कहा कि क्यों, मैंने अपने नाम के साथ लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे अपनी बात रखनी आती है। आई पुट इट इन अ सिविल फैशन एंड मेरे पास तथ्य भी होता है और तर्क भी होता है, एंड आई डोंट नीड टू बी हम्बल अबाउट दिस। ठीक है। क्योंकि ये मेरा ट्रेनिंग है और ये मेरा प्रिपरेशन होता है। अब अगर किसी को मेरी बात को काटना है तो आप पेंट करके काटेंगे या तर्क के साथ काटेंगे या फिर तथ्य के साथ काटेंगे, ये आपका डिसीजन है। लेकिन मैं पीछे तो नहीं हटूंगा किसी भी हालत में। आज के डेट में जितने भी लोग पब्लिक के सामने उभर के आए हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो या कुछ और हो, हम उसी जनरेशन के हैं जिन्होंने इस स्टीरियोटाइपिंग को भुगता है। चाहे वो आनंद रंगनाथन हो या विक्रम संपत हो, हम सब करीब करीब उसी जनरेशन से आते हैं। तो वो आक्रोश तो है, अब उस आक्रोश को एक चैनल देना है, एक ढांचा देना है और एक रास्ता देना है। सो इफ यू आस्क मी, क्या आपने आपके विचारों का भुगतान कहीं पे किया है? हाँ। ना, बिकॉज पहले आप अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को सिद्ध कीजिए, उसके बाद आप बात करना शुरू कीजिए। मैंने वही किया था। एंड टू बी ऑनेस्ट, ऐसे भी लोग हैं उस तरफ से जिन्होंने कहा है कि इसको सुनो, काटने की कोशिश करो, लेकिन उसके पहले उसको सुनो। तैयारी की बात होती है। आप गुस्से से बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, या फिर शांति से अपनी बात रखिए, लेकिन आप अटल रहिए। यू बी फर्म, you don't need to be impolite, but you will say, this is my position, 1 2 3 4, here I rest my case, you decide. तो I think that has worked. Plus आप कितने दिन हमें चुप रखेंगे? How long will you suppress us? कभी ना कभी तो ये रिबाउंड करेगा ही करेगा। बिल्कुल। और ये काल चक्र है, चलेगा। हर बार तो आपके फेवर में हो नहीं सकता है। सही बात है। तो चक्र भी हमारी तरफ घुमा है। इशू इज, आप डू यू वांट प्रतिशोध और डू यू वांट रिकंसिलिएशन? ये निर्णय आपको लेना है। मेरा डिसीजन ये है, मैं यहाँ पे हिसाब चुकता करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सत्य रखूंगा एंड सोसाइटी पे छोड़ दूंगा कि आपको करना क्या है। लेकिन अब ये झूठ नहीं चलेगा। लेट द पब्लिक डिसाइड, क्योंकि आई हैव नो राइट टू इम्पोज माई व्यूज, नॉट डू आई हैव द पावर टू इम्पोज माई व्यूज। ठीक है। बट आई हैव द पावर टू शेयर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब वो डिसाइड करें। बिल्कुल। आपकी इसी बात से जो सवाल निकलता है, आपने कहा कि मेरा काम है तथ्य रखना, अब ये सोसाइटी को तय करना है कि उस तथ्य के साथ उसे क्या करना है। करेक्ट। आप जो बात कई बार कहते हैं कि अगर 1500 मंदिर हैं या 2000 मंदिर हैं जिन्हें रिक्लेम करना है, जिनके बारे में हमारे पास सबूत भी हैं, उससे भी ज्यादा है, तो हमें सभी को करना चाहिए। ठीक है, आपने एक तथ्य रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो 1991 के एक्ट का हवाला दिया। ठीक है। और उन्होंने कहा कि पहले हम उसकी वैधता जानेंगे कि वो वैध है या नहीं, और उसके बाद फिर हम विचार करेंगे। और लोगों का इस पर भी सवाल है। ठीक है। तो पहला तो मेरा सवाल साई दीपक ये है कि
एक ऐसे हम देश में रह रहे हैं जहां पर एक ऐसी फोर्सेस ऑलरेडी एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, है ना, जो ये बहाना ढूंढ रही हैं कि अगर कोई भी एक मुद्दा आए उस पर कैसे भ्रम पैदा करके दो लोगों को भिड़ाया जाए, जैसे राइट CNRC के टाइम पर हुआ, किसान बिल के वक्त हुआ। राइट ऐसे में अगर मंदिरों जैसा एक संवेदनशील मुद्दा, भले ही आपकी दावेदारी कितनी भी पुख्ता क्यों ना, आपके पास कितने भी सबूत क्यों ना हो, आपको नहीं लग रहा कि उसकी व्यवहारिक या प्रैक्टिकल दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं? चलिए सबूत है, 2000 मंदिरों को लेकर सबूत है। अब एक एक मंदिर को अगर हम क्लेम करने लगे और फिर इस तरह के अगर फोर्सेज एक्टिव हो जाएं जिन्हें लगता है कि तो बड़ा अच्छा मुद्दा है देश को तोड़ देने का, तो फिर उस चीज से हम कैसे डील करें? शांति और सत्य के बीच में अगर चुनाव करना पड़े तो आपका चुनाव क्या होगा? तो ये तो आसान जवाब तो नहीं, इसका आप मुझे बताइए। सत्य। क्योंकि असत्य के बेसिस पे अगर आपने शांति की स्थापना करने की कोशिश की वो ज्यादा दिन तो टिकेगा नहीं। और पिछले 70 या फिर 75 साल का एक्सपीरियंस तो यही है कि आपने हिस्ट्री को फैब्रिकेट करने की कोशिश की इस उम्मीद से कि पार्टीशन का कारण जो है किसी को समझ में ना आए, और पार्टीशन के बीच मेरे हिसाब से तो 700 शताब्दी में शुरू हो चुका था, 7वीं शताब्दी में शुरू हो चुका था। ठीक है। तो अगर वो सोच आज तक चल रही है और आपने चाहा कि बॉलीवुड के माध्यम से या ताजमहल के माध्यम से या फिर बिरयानी के माध्यम से आप लोगों को बहकावे में रखेंगे, वो कितने दिन काम आएगा? अब रोड पे तो सब दिख रहा है, इंटरनेट आ चुका है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, जो किताबें लाइब्रेरीज में पढ़ी थी अब बाहर निकल चुकी हैं। ओरिजिनल मंशा क्या थी किसी की, मंदिर को तोड़ने में या बनाने में, अब कोई छुपा नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक है। अगर ये बात जो है सिर्फ हिस्ट्री में रह जाती है और आपकी आंखों के सामने अभी हो नहीं रहा है, तो शायद लोग उसको पढ़ के छोड़ देते हैं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप भूत और वर्तमान के बीच में एक सीधी लकीर खींच पा रहे हैं तो लोग सोचेंगे, ठीक है, कि इसका पास्ट में एक एग्जाम्पल है, तो हमने कौन सी गलतियां की जो हम फिर से दोहरा रहे हैं, ये तो सोचना पड़ेगा। ये बाहर का आदमी यहाँ पे आके कोई खिचड़ी पकाए या ना पकाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत के हर मुद्दे पे कोई ना कोई बाहर का आदमी आएगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट ये तनाव जो है ये अंदरूनी है एंड इट डजंट नीड एन एक्सटर्नल एक्टर। कोई हो या ना हो ये तो चलता रहेगा, ये आज भी चल रहा है, चाहे वो राजस्थान में हो या वेस्ट बंगाल में हो, केरल में हो या कहीं और। दीपक जी, इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ, मैं आपको PM की पोजीशन में रखता हूँ, ठीक है? फर्ज कीजिए, ठीक है, और अभी यही मंदिरों वाला मामला है और आपके हाथ में है कि मैं 20 से 25 मंदिर, इसके पास अच्छे सबूत, बड़े मंदिर हैं और जिसको लेकर अच्छे सबूत हैं, चलिए हमें रिक्लेम करते हैं। अब आपके सामने चुनौती है कि ऐसी फोर्सेज भी खड़ी हैं जो इस चीज को मुद्दा उठा के पूरे देश में आग लगा देंगे। फॉर्म लॉ के टाइम हमने देखा क्या हुआ कि जो इसे स्ट्रीट वीटो कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन उसी का दबाव था कि सरकार पीछे हटी। करेक्ट। और जब वो तनाव और अराजकता अगर बढ़ती है और हमें लगता है इससे तो आइडिया ऑफ इंडिया ही खतरे में है, इतने देश में मारकाट मच रही है कि मेरे लिए देश को शांत करना इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि मैं किसी और चीज को रिक्लेम करूं। तो आप अपनी प्रायोरिटी कैसे तय करेंगे? क्या अपनी विल पावर से आप कहेंगे कि देखिए जाएगा, मुझे लोगों से कैसे भी निपटना हो मैं निपटूंगा, लेकिन मैं तो रिक्लेम करूंगा? आपका चुनाव क्या होगा? First of all, I have no such aspirations. So I will answer in the nature of a वकील। ठीक है, मेरी औकात उतनी ही है, मैं उसी हैसियत से बात करूंगा। द गुड पार्ट इज सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के केस में एक क्लियर पाथ दिखाया है और लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे। हारी हुई पार्टी को जमीन दे रखी है। जो पार्टी अपने दावे को प्रूव नहीं कर पाई और बार बार हारी है उसको जमीन दिया है। तो मैं ये कह रहा हूं, तथ्य के बेसिस पे मैं ये दिखा रहा हूं, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमेटी बिठा देते हैं, आपको दूसरी जमीन चाहिए ले लो, वैसे भी वक्फ के पास बहुत सारा जमीन तो है और आप और क्लियर भी क्लेम भी किए जा रहे हैं, कर चीफ डाला, बोला ये मेरा है। बिल्कुल जैसे बस की सीट है, अब थोड़ा ही दैट्स हाउ इट्स बीइंग ट्रीटेड, राइट? यू ऑलरेडी हैव इनफ, क्योंकि वक्फ के पास अपनी जमीन कहां से आ रही है? मेरा ये कहना है, इंडिपेंडेंस के पहले मुगलों के टाइम पे जितना भी वक्फ का ये जमीन था, ये किसकी जमीन थी? लेट्स आंसर दैट क्वेश्चन। क्योंकि आप जाति के विषय में आप 5,000 साल पीछे जाएंगे, लेकिन मंदिर के विषय में आप 1200 साल भी पीछे नहीं जाएंगे। ये लॉजिक थोड़ी हो सकती है। शांति यहां भी बनी रहनी चाहिए, लेकिन हिंदुओं के अंदर हम लड़ते बैठेंगे। तो जातिवाद का जो मुद्दा है वो हमेशा उसके ऊपर आप बात करेंगे, क्योंकि हिंदू लड़ सकता है एक दूसरे के साथ, लेकिन जब दूसरा मुद्दा आ जाता है शांति, ये कैसी शांति है? लेकिन ये तो कश्मीर हिंदुओं को लेकर भी है। So the point I'm trying to make is to complete your answer, एक ट्रिब्यूनल बिठाइए,
ये एक्सचेंज हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखाया है। एंड हर चीज को अगर हम एक मुहिम बनाएंगे तब प्रॉब्लम होगा। आप यू डोंट गिव अस एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ मुहिम। जब आंखों के सामने दिख रहा है उसके बाद भी ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है और अंदर जाके एविडेंस को मिटाने की कोशिश हो रही है, जैसे विष्णु शंकर जी ने बहुत बार बताया है पब्लिक में, तो आप क्या समझेंगे इसके बारे में? शांति तभी कायम हो सकती है जब दोनों तरफ शांति के लिए काम करें। और शांति का मतलब ये नहीं कि मैं अपना दावा छोड़ दूं, मैं दिखा रहा हूं। जब राम जन्मभूमि का केस चल रहा था तब क्या कह रहे थे? कुछ नहीं है, सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, ये सारा सब झूठ है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है, ये हिंदुत्व कॉन्स्पिरेसी है, ये वो कहा आपने। जब जितनी भी शिलाएं बाहर आई सारा तो प्रूव हो चुका है। अगर आप राम जन्मभूमि का जजमेंट पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का, एंड में एक एडेंडम है। आफ्टर द जजमेंट देयर इज एन एडेंडम। इन द एडेंडम दे आर क्लियरली सेइंग, एक साल गुरु नानक जी वहां पे जाते हैं, मंदिर है, दूसरे साल जाते हैं वहां पे मंदिर नहीं है। क्या हुआ बीच में? जलजला आया। ये कौन सा जलजला था भाई? बाबर का था। बिल्कुल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, if you want to confront history or present history on the issue of jati, you can't say I will not show history in the context of religion. This hypocrisy will not continue. क्योंकि एक जगह आपको सत्य चाहिए, दूसरी तरफ आपको शांति चाहिए। This is a convenient position. Therefore, you can handle this. रही बात उपद्रव मचाने का या फिर कुछ और हो जाएगा, भारत अगर अपने घर को ठीक नहीं कर पाया लाठी के साथ, तो दुनिया को कैसे ठीक करेगा? कहीं ना कहीं आपको तो सशक्त बनना पड़ेगा अंदर से भी। आप स्टेट हो, यू हैव द पावर एंड द राइट टू होल्ड द स्टिक। ऑफर द कैरेट, ऑफर अ रेजोल्यूशन। समबडी से सॉरी नो, ये स्टिक किस लिए है, उसका भी आप इस्तेमाल कीजिए। नहीं, लेकिन वो विल पावर दिखती नहीं है ना। इसका बड़ा छोटा सा उदाहरण है, मैं आपकी टाइमलाइन देख रहा था और आपने पिछले 10 या 15 जो भी ट्वीट रीट्वीट किए हैं या यूं कहूं कि रीशेयर किए हैं, वो ज्यादातर बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ मैं आजकल सिर्फ रीट्वीट कर रहा हूं कि उनकी कहीं हत्या हो रही है, कहीं हिंदू महिलाओं के साथ गलत काम हुआ है, कहीं उनकी जमीन हड़पी गई है। आप चिंतित हैं कि हिंदू के नाते कि यार मेरे बगल के देश में हिंदुओं के साथ हो रहा है और कोई इसको रोक नहीं रहा। मेरा बड़ा सीधा सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कहीं यहूदी रहता है तो इजराइल उसे ओन करता है कि अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ जाओ। अगर दक्षिण अफ्रीका में वाइट फार्मर्स पर अटैक होते हैं, हमले होते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप अफ्रीकी राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में कह देते हैं कि क्या हो रहा है। राइट। अगर गाजा में मुसलमानों के साथ कुछ अत्याचार होता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान लामबंद हो जाते हैं। लेकिन हम बतौर हिंदू इतने इनडिफरेंट क्यों हैं कि बांग्लादेश में अभी भी शेख हसीना के जाने के बाद हो रहा है, लेकिन शायद मैंने 6 महीने साल में कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं पढ़ा कि सब हो रहा है, जबकि आपकी अगर मैं टाइमलाइन पे चला जाऊं तो लगेगा कि वो चीजें अभी भी उसी तरह से चल रही हैं। सबसे पहले मेरा ये क्लैरिफिकेशन होगा कि मुझे बंगाली हिंदुओं की चिंता है, नॉट सिर्फ बांग्लादेशी हिंदुओं की। तो मतलब वो पश्चिम हो या पूरब, इन बोथ प्लेसेस, क्योंकि उनका हाल और हशर एक ही है आज के डेट में। देयर इज नो डिफरेंस। बट आप बंगाली को उस शब्द से निकाल दीजिए। वेर एवर देयर इज अ हिंदू, आई थिंक वी शुड वरी अबाउट हिम और हर। द रीजन इज वी आर परहैप्स द बिगेस्ट ऑर्फन कम्युनिटी। एंड ये जो किया धरा है किसी और का नहीं है, हमारा खुद का है। क्योंकि आपने अपने हाथों से आपके जितने भी कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशन हैं उनको तहस नहस करके उनका ध्वंस कर दिया आपने, बिकॉज यू डोंट वांट कम्युनिटी सपोर्ट। आपका ये कहना कि इंडिविजुअल राइट्स, यू हैव बिकम एटमाइज्ड कंप्लीटली। तो एक दिन घूम के देखेंगे तो आपके पीछे खड़ा होने वाला कोई है ही नहीं। यहूदी वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, मुसलमान वही कर रहे हैं जो उनके हिसाब से ठीक है। किसने रोका हिंदुओं को? हिंदुओं के अंदर एक बेसिक विकृति है जिनको, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू यूनिटी मतलब नेगेटिविटी होता है। बिल्कुल। इस रोग का तब तक कोई निवारण नहीं हो सकता है जब तक आप अपने आप औषधि लेना नहीं चाहते। इसीलिए हिस्ट्री पढ़ाना जरूरी है। हिस्ट्री इज द सॉल्यूशन, इट्स नॉट द प्रॉब्लम। क्योंकि आपको दिखा रहा है कि आप फिर से खिलाफत को दोहराइए मत, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इस बार और भी प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। So, if you're looking at my approach to history, it is not to say ये गलत है वो गलत है। इंडिविजुअल पे मैं नहीं जा रहा। बिल्कुल। मुद्दा, इशू, कॉज एंड इफेक्ट, रेलेवेंस, वर्तमान में उसका
वो प्रासंगिक है या नहीं है? यू आंसर दोस क्वेश्चंस. सो मे बी इन द लास्ट 11 years ऑन दिस फ्रंट कुछ चेंज तो बदलाव तो आया है. लेकिन मेरा सिर्फ हिंदुओं से एक ही रिक्वेस्ट बार बार होता है कि सरकार चुनिए, लेकिन पूरी तरह से सरकार पे निर्भर मत होइए. आपके पास खुद के साधन भी होने चाहिए, क्योंकि जो कम्युनिटी अपने कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस को जीवित रखता है वो सरकार को भी चुन पाती है और अपने आप को बचा भी सकती है. दिस इज द लेसन फ्रॉम द जूइश एक्सपीरियंस और इवन द मुस्लिम एक्सपीरियंस. द डिफरेंस इज आपके पास सेंस ऑफ कम्युनिटी बहुत ही वीक है, हीन है. दैट नीड्स टू चेंज. अब लोगों का ये मानना है कि अगर आप ये कहेंगे तो जाति सबसे बड़ा रोड़ा है. क्या जाति सिर्फ आज की डेट में सिर्फ हिंदुओं के अंदर है? नहीं. मुसलमान में आपको जाति नहीं दिखता है? क्या आपको ईसाइयों में जाति नहीं दिखता है? या सिखों में नहीं दिखता है? सब कॉन्टिनेंट में ऐसा कौन सा कौम है जिसके अंदर आज जाति नहीं है? तो अगर उनके अंदर जाति उनकी एकता के आड़े नहीं आती है और इट डजंट कम इन द वे ऑफ देयर यूनिटी, व्हाई इज इट कमिंग इन आवर वे? एक इसमें फर्क जो मैं देखता हूँ कि बात सिर्फ यहाँ जाति की नहीं है, हमारे साथ और भी मसले हैं कि लैंग्वेज का भी एक मसला है. अभी कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, तो क्या तमिल मुस्लिम और नॉर्थ इंडियन मुस्लिम कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं? मुझे बताइए. लेकिन उनको कुछ तो बाइंडिंग फोर्स हो गया. व्हाट इज दैट? कि उनको लगता है कि रिलीजन एक बाइंडिंग फोर्स है. एग्जैक्टली द पॉइंट. कहीं स्टेटहुड लगता है, कहीं लैंग्वेज लगता है, कहीं जाति लगता है. हम इतने मल्टी लेयर में हैं कि एक साथ कहीं आ जाएं किसी प्लेटफॉर्म में मैच छोड़कर, ये बड़ा मुश्किल दिखता है. मल्टीपल लेयर्स का होना प्रॉब्लम नहीं है. उन मल्टीपल लेयर्स को जोड़ने वाला जो सुपर लेयर है आपने उसको उखाड़ फेंका है. और वो क्या है? धर्म, हिंदुत्व. ऑल ओवर द कंट्री हिंदुत्व का आपको मैनिफेस्टेशन दिखेगा सिर्फ लोकल लैंग्वेजेस में, चाहे आप केरल जाएं, आंध्रा जाएं, कहीं और भी जाएं. क्योंकि ऐसा भारत का कोई प्रांत या रीजन नहीं है जहां पे महाभारत और रामायण की बात नहीं होती है. तो संस्कृति तो है ना वहां पे. ठीक है. आप उसी को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप, और वामपंथी भी यही कर रहे हैं और बाहर वाले भी यही कर रहे हैं. विच इज टू से भारत भारत नहीं रहेगा. भारत केरल बनेगा, भारत आंध्रा बनेगा, भारत तमिलनाडु बनेगा. सो जो यूनिट हमने हजारों साल के एक्सपेरिमेंट के बाद बनाया है, ऐसा नहीं है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पहले भारत नहीं था. इंडिया बना है उसके बाद, लेकिन भारत एज अ संस्कृति, एज अ राष्ट्र एंड अ राज्य हैज एग्जिस्टेड. ऐसा क्यों है कि आपके जितने भी चक्रवर्ती हैं वो सिर्फ इसी भाग के चक्रवर्ती बनना चाहते हैं, क्योंकि भारत के साथ उनका जुड़ाव है. इनको भारत पे अधिपति चाहिए था, बिकॉज फॉर देम दिस इज द प्लेस. सो देयरफॉर उस सुपर लेयर को फिर से जागरूक करना जरूरी है. आप तमिल बात कीजिए, तेलुगु में भी बात कीजिए, लेकिन साथ साथ ये मत भूलिए कि आपका मूल आइडेंटिटी क्या है. अगर वो मूल आइडेंटिटी नहीं रहा, जो जितने भी रीजनल आइडेंटिटीज हैं उनको मरते तो वक्त नहीं लगेगा. लेकिन इसी का जो फ्लिप साइड है ना दीपक जी, वो ये है कि पहचान तो बड़ी है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हर जगह पर हावी है कि वो ये देखती है कि जो आपकी डाइवर्सिटी है उसी को किसी तरह आपके अगेंस्ट यूज किया है. ये आज पूरी दुनिया में हो रहा है ना. अमेरिका में भी लोगों को लगता है कि अगर नौकरी नहीं है तो ये मुद्दा बना देंगे कि हिंदुस्तानी आके हमारी नौकरी. करेक्ट. अब बड़ा इजी, अगर कर्नाटक में बेरोजगारी है तो आप बजाय नौकरी पैदा करने के कह दें कि जो नॉर्थ इंडिया से हिंदी बोलने वाला आदमी आया है वो तुम्हारी नौकरी खा रहा है. और इसमें मैं एक चीज और अभी तो डीएमके गवर्नमेंट तो हिंदी मूवीज को बैन करना चाहती थी. हाँ. अब अगर बीजेपी का एक सांसद, जो बीजेपी मैं यूं कहूं कि राष्ट्रीयता की, हिंदुत्व की बाकियों से ज्यादा बात करती है, अगर उसका सांसद भी कन्नड़ ना बोलने पर एक बैंक कर्मचारी के मामले में इस तरह का स्टेटमेंट देता कि जैसे कि वो जस्टिफाई कर रहा हो कि इसको तो बोलना चाहिए. मैं उस पार्टी के सांसद की बात कर रहा हूं जो राष्ट्रीयता और उसकी बात कर रही है. जी. ठीक है. तो यही अपने हमारी राजनीति के बारे में बताने के लिए काफी है. तो फिर वो हिंदू जिस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं हम, वो आइडेंटिटी ऊपर उठेगी कैसे अगर राजनीति निचले स्तर पर वो कोशिश करती है कि जहां बांटा जा सके बांट दें. हो सकता है कि मेरा जो उत्तर होगा इस पे आपके ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, बट मैं ट्राई करूंगा. हाँ. हिंदुत्व की वेदी पे किसी भी भाषा को मरना नहीं चाहिए. बिल्कुल. ठीक है. बिल्कुल. मैं दक्षिण का हूँ, मेरी हिंदी ठीक ठाक है, मुझे हिंदी से कोई घृणा नहीं है. आई लव हिंदी, आई लव ऑल इंडियन लैंग्वेजेस. ये मैं ऑडियंस के लिए नहीं कह रहा हूँ. जो भी इस संस्कृति की पैदाइश है वो मेरी है. पीरियड. एज सिंपल एज दैट. इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ चांस कि मैं साउथ में पैदा हूँ या अगर मैं नॉर्थ में होता तो मेरी भाषा कुछ और होती. राइट. माई पॉइंट इज, कन्नड़ को बचाना या तमिल को बचाने के बारे में सोचना गलत नहीं है. बिल्कुल नहीं. ओके. बिकॉज दीज आर ओल्ड लैंग्वेजेस विथ सच फैंटास्टिक लिटरेचर एंड हिस्ट्री.
तो इनको बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन है। क्या ये फॉरेन अगेंस्ट वाला मामला तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, मेरे हिसाब से फॉरेन अगेंस्ट का मामला है ही नहीं। इशू इज कि जब आप ये रीजनल या फिर पॉलिटिकल ऑपोजिज्म की जो आप बात कर रहे हैं कि पॉलिटिशियन को इसमें एक अवकाश दिख जाता है हाँ। और वो अपने अवकाशवादी बुद्धि को इस्तेमाल करता है। हियर्स द पॉइंट, जितने भी मेरे पब्लिक एंगेजमेंट्स रहे हैं, मैंने एक बात तो बार बार दोहराया है कि हिंदुत्व पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये एक सांस्कृतिक मूवमेंट है और एक सामाजिक मूवमेंट है। पॉलिटिशियंस अपना काम करते रहेंगे क्योंकि उनको वोट तो बटोरना ही पड़ेगा टू कम इनटू सत्ता। ये उनके लिए व्हाट वी कॉल इन तेलुगु इट्स कॉल्ड वृत्ति धर्मम। उनके काम का वो धर्म है, दे कांट डू एनीथिंग एल्स, राइट। बट सोसाइटी विच मीन्स जितने भी मठ हैं या फिर सामाजिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका काम है लोगों को बताना कि हम सब एक हैं, चाहे भाषा अलग हो। सोसाइटी जब अपने अंदर ये क्लैरिटी लाती है तब पॉलिटिशियन के पास इसके साथ छेड़छाड़ करने का जो रूम है थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर आपने पूरी तरह से इस मुद्दे को आउटसोर्स कर दिया पॉलिटिक्स को, तो वो हमेशा ये अवकाशवाद के अंदर ग्रसित रहेगा। यू हैव टू फाइंड अ वे टू सेपरेट बोथ। 2024 के इलेक्शन के बाद मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक कॉलम लिखा था। मेरा एक कॉलम वहाँ पे चलता है, इट्स कॉल्ड द साइड बार, जहाँ पे मैंने बोला है कि पॉलिटिक्स का उतार चढ़ाव जो भी हो, लेकिन भारतीय संस्कृति के बारे में जो हमारी धारणा है या फिर ये डीकॉलोनाइजेशन का जो मूवमेंट चल रहा है, वो तो रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अ सोशल मूवमेंट। उसके बाद आप इसको पॉलिटिकल मूवमेंट बनाइए या फिर उसका एक फायदा उठाइए, दैट्स अ सेकंड इशू। दैट वुड बी माय प्राइमरी आंसर। जब आपके धर्मगुरु कहेंगे, चाहे आप नॉर्थ से आए या फिर साउथ से आए, आप हिंदू हो। इसीलिए मैंने पहले की पुस्तक में ये लिखा है कि भारत की आइडेंटिटी हमने ऐसे एस्टैब्लिश की कि हमने 4 जगह 4 धाम बनाए। तीर्थ यात्रा इज आवर वे ऑफ नेशनलिज्म। हिंदू नेशनलिज्म का एक नींव हमने डाला था, बहुत बढ़िया, थ्रू तीर्थ यात्रा। जगन्नाथपुरी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना चिदम्बरम। काशी है तो दक्षिण काशी होगा, उसके ऊपर उत्तर काशी भी होगा। सो एज फार एज वी आर कंसर्न, तीर्थ यात्रा इज अ वे ऑफ डूइंग 2 थिंग्स। नोबडी शुड थिंक ये प्रांत सिर्फ उनका है। दूसरा, धर्म का फैलाव हर जगह पे है। तीसरा, आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सेंसिटिव एरियाज में यू विल मेक श्योर दैट आप वहां पे एक धर्म का स्थल बना देंगे ताकि वहां पे कमर्शलिज्म कम हो, वरना वो जगह झेल नहीं पाएगी इतने लोगों को, चाहे वो उत्तराखंड हो या हिमाचल हो। प्रकृति, धर्म और राष्ट्रवाद तीनों एक साथ जाते हैं अंडर हिंदुत्व। ऑल 3 आर इंपॉर्टेंट। नन ऑफ दी सॉल्यूशंस आर पॉलिटिकल बाय द वे, बिल्कुल, दे आर कंप्लीटली कल्चरल। बिल्कुल। इसी में लेकिन आपने जो डीकोलोनाइजेशन की बात की, जो आपकी पहली किताब इस पर है काफी, कि आपको उस लिखने का मोटिव बड़ा यही है कि हमें पता चले कि आज का भारत जो तरह सोचता है, उसके पीछे जो हम इतने सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, उसका कितना असर है। उन 200-250 सालों ने हमारे कानून पे भी असर डाला, ऐसे अपने किताब में लिखा है। हमारी सेकुलरिज्म की परिभाषा पे भी डाला। करेक्ट। मेरा दीपक इसमें सवाल ये है कि किसी भी सोसाइटी को हम ये बताएं कि ये तुम्हारा अतीत था जी, तुम इस तरह के लोग थे और ये तुम्हारी हकीकत है, अच्छी बात है, और हम उम्मीद करें कि लोग पढ़ें और अपने आप को चेंज भी हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई भी सोसाइटी अल्टीमेटली करती वही है जिस तरह की चीजें वो कंज्यूम कर रही है, वो ड्राइव तो उसी से हो गई ना। जैसे अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि आप किसी भी भारतीय को बता दें कि तुम्हारा अतीत कितना महान था, तुम्हारी संस्कृति वो है, लेकिन वो अमल में तो लेके नहीं आएगा। लेकिन अगर वो भारतीय को लगता है कि मेरे लिए लाइफ में प्राइड ये है कि मैं आईफोन खरीद लूं, मैं नेटफ्लिक्स पे वो वेब सीरीज देख लूं, मैं छुट्टियां मनाने अमेरिका चला जाऊं, यूरोप चला जाऊं, अगर वो सारी चीजें जो कंज्यूम कर रहा है, पहन रहा है, खा रहा है, सोच रहा है, पढ़ रहा है, वो विदेशी है, तो जिस मानसिक गुलामी की आप कह रहे हो, औपनिवेशिक गुलामी की, वो तो उस तरह बनी रहेगी। इसमें छोटा सा उदाहरण दूंगा, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। कि जैसे हमने बातचीत से पहले मैंने आपको साइनफील्ड जो सिटकॉम था उसका जिक्र किया कि जॉर्ज कोस्टेंजा को अगर साइनफील्ड इस बात पे ताने मारता है कि यार तुम इतने बड़े हो गए, अपने माँ बाप के साथ रहते हो, राइट, ठीक है, और लोग हंसते भी हैं, और अमेरिकन सिटकॉम में आम बात है कि कोई पेरेंट के साथ रहता है, क्योंकि उन सोसाइटी में नहीं रहते तो उसका मजाक उड़ता है। करेक्ट। अब यहीं पर भारतीय एक लड़का जो कॉमेडियन बनना चाह रहा है, उससे लगता है कि माँ बाप का मजाक उड़ाना एक नॉर्मल चीज है, जबकि बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर माँ बाप आपके लिए बिल्कुल अलग तरह से हैं, और तो उनके ऊपर गंदे जोक्स मारना भी प्रॉब्लम है, और हुआ भी है ना। तो अगर कोई आदमी की सोच इस तरह से बाहर चीजें कंज्यूम करके बन रही है, और उसको भी लगता है कि वो अपने माँ बाप के लिए अपने संस्कार उन सिटकॉम से देख कर तय करेगा, तो अगर हम कितना भी उसको अपना कल्चर समझा ले, वो तो उसे नहीं निकल पाएगा।
मैं इसी एग्जाम्पल से आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा या फिर उत्तर देने की कोशिश करूंगा, ये है प्रयत्न करूंगा, सॉरी। तो जब रिसेंट पास्ट में किसी ने ऐसा एक घटिया सा जोक मारा था, बिल्कुल वो जो घटिया ही था, उस पर दो राय नहीं है। बिल्कुल। पब्लिक का रिएक्शन आपने देखा, इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश बहुत कम हुई थी। ये गलत है, बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो उम्मीद अभी तक बाकी है। आपके जितने भी वैल्यूज हैं पूरी तरह से बदले नहीं है। थोड़ा सा इसमें मेरा इत्तेफाक अगर मैं रख सकूं, वो इसलिए उसमें उसको हमदर्दी नहीं मिली या लोग उसके साथ नहीं आए क्योंकि वो चीज इतनी ज्यादा घटिया थी कि उसके साथ कोई आया भी नहीं जा सकता था। लेकिन अगर चूंकि मैं कॉमेडी फॉलो करता हूँ काफी, लेकिन बातों बातों में माँ बाप का मजाक उड़ाना, पिता का मजाक उड़ाना, घर वालों का मजाक उड़ाना, वो बहुत ही नॉर्मल है। क्योंकि उस मामले में एक लाइन क्रॉस हो गई थी, तो किसी के लिए उसके साथ खड़ा होना मुश्किल था। जो लाइन क्रॉस हुआ था वो अगर ये अमेरिका होता तो डार्क ह्यूमर के नाम पे वो भी नॉर्मल हो जाता। हाँ, क्योंकि वो जोक वहीं से लिया भी गया था। करेक्ट, राइट। सो अभी तक आई एम सेइंग हमारे अंदर एक लक्ष्मण रेखा है, एक बैरोमीटर है कि thus far and no further, इसके आगे हम नहीं करेंगे। नाउ मैं आपको आई कैन गिव यू अ तार्किक रेस्पॉन्स, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है। मेरे पेशे के कमिटमेंट्स की वजह से बुक टूर्स करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोविड के टाइम पे उसके बावजूद मैंने जाके बुक टूर्स किया था प्रमोशन के लिए, और ये भी परखने के लिए कि इसका रिसेप्शन कैसा है, ये कौन सी ऑडियंस इसको पढ़ रही है। I'll give you two very good examples and they stand out in my head. बैंगलोर में दो लड़के आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि भैया, they called me Anna and they said हमारे पेरेंट्स जो है मार्क्सिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, लेकिन हम हिंदुत्ववादी हैं, हम क्या करें। ये ओल्डर जनरेशन मुझसे नहीं पूछ रही है, ठीक है। और मैंने बुक किस लैंग्वेज में लिखा है? इंग्लिश में। जो उपनिवेशवाद के खिलाफ और उस मानसिकता के खिलाफ बात कर रहा है, उसने उसी भाषा का प्रयोग किया जो कॉलोनाइजर का लैंग्वेज है, क्योंकि आज के डेट में यही भाषा उनको समझ में आ रही है। तो पहले मैं पिज्जा दूंगा, उसके बाद उनको इडली के पास लेके आऊंगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा, सही बात है। ये सर्जरी का काम है, 25-30 साल का तो सर्जरी इसमें होगा। तब मैंने उनको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु थे, तो उन्होंने उनके लिए मुक्ति का द्वार ओपन किया था, आप भी यही कीजिए। क्या बात है। दूसरा मैंने ये भी कहा था जब मैं चेन्नई गया था, हिगनबॉथम्स इन चेन्नई इज अ फैंटास्टिक प्रॉपर्टी देयर, वाइट ओल्ड बिल्डिंग, बहुत अच्छा है देखने में। तो दो लड़के बाहर आए, उन्होंने कहा सर हमने कोविड के दौरान सिर्फ 3 चीज़ें देखी, 4 थिंग्स दे सॉ। चाणक्य, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको फिर से शुरू कर दिया था, महाभारत, रामायण, आपके वीडियोस। क्या बात है। एंड ये फॉर्मर कम्युनिस्ट्स एंड द्रविडियनिस्ट्स एंड पेरियारिस्ट्स। तो मेरा ये मानना है कि देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ होप लेफ्ट इन द नॉन लेफ्ट, बिकॉज हमने उस तरफ निवेश नहीं किया है, वी हैव नॉट इन्वेस्टेड देयर, एंड वी हैव सेड नहीं ये जनरेशन नहीं बदलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इंस्टाग्राम में आज के डेट में धार्मिक कंटेंट जितना चलता है शायद ही कुछ और चलता है। बिल्कुल। ये क्यों हो रहा है? 3 चीजें हो सकती हैं, एटलीस्ट माय एनालिसिस इज, हवा में कुछ तो बदलाव है, तारे कुछ और कह रहे हैं। एंड मैं पॉलिटिकली इस स्टेटमेंट को नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि धर्म वर्क्स ऑन लॉ ऑफ एवरेजेस। आप हमें कितना भी कुचलने की कोशिश कीजिए, हम फिर से जीवित तो होंगे। तो वो मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया कि इतनी सारी मूर्तियां जमीन के अंदर से निकल के आ रही हैं, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, अब क्यों आ रही है? मैं एक आस्तिक हूं तो मेरा उसमें विश्वास तो है, दैट्स 1। 2, मैं सनातनी हूँ, वैदिक सनातनी हूँ, तो मेरा विश्वास तो है। सेकंड, जब मैंने उनको उन्हीं की भाषा में इस मानसिक विकृति के बारे में बताने की कोशिश की, दे वर एबल टू रिलेट टू इट, क्योंकि मैं भी उसी जनरेशन से हूँ, मैंने भी ये सारी चीज़ें देखी हैं। बट फॉर्चुनेटली मेरे अंदर आई थिंक आउट ऑफ शेयर लक कुछ चीज़ें बची हुई हैं, एंड आई एम एबल टू एक्सप्लेन टू देम दैट दिस इज द डिफरेंस। सो आईफोन के होते हुए, पिज्ज़ा के होते हुए कोई रामायण देख रहा है, चाणक्य देख रहा है, इसका मतलब ये है
कि धर्म, परंपरा और आधुनिकता में आप बेकार में एक अंतर्विरोध शुरू मत कीजिए। तीनों चलेंगी, क्योंकि धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से आइसोलेशन के पॉलिसी को अपनाएं, कि आप अपने आप को पूरी तरह से काट लें फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डीकॉलोनाइजेशन इज नॉट आइसोलेशनिज्म। इट इज टू से एंगेज विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्फिडेंटली विद द नॉलेज कि आपके रूट्स क्या है। लेकिन उसमें मेरा सवाल बस उसमें था कि इंसेंटिव क्या है, आप जो भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं उसमें आपको एस्पायर क्या ज्यादा कर रहा है, आपको ड्राइव क्या ज्यादा कर रहा है, क्या बनने के लिए? आई अंडरस्टैंड द पॉइंट इज, ये उस टाइम पे हो रहा है जब पाश्चात्य जगत जो है गिर रहा है। तो ये जो डैजल है, ये जो चमक धमक है, थोड़ा कम हो रहा है। 90s में जो अमेरिका था आज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जमाने में एटलीस्ट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जीआरई की इतनी होड़ थी। Everybody wanted to go to America. How many people want to do that here? They're realizing. And the good part is America is also making it difficult for people to come there. I said बहुत अच्छा, हमारा काम आप आसान करें और करो आप। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और करो। बिल्कुल। क्योंकि जो मैं यहाँ से सॉफ्टली सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वहाँ से डंडा मार के भेज रहे हैं, बहुत अच्छे। ये जितनी भी बुद्धि है वापस आए और भारत को बनाने में काम आए 100%। So I only hope हम उनको यहाँ पे कंडीशंस और वो इंसेंटिव्स दे सके। दैट्स इंपॉर्टेंट। चाइना जैसे कर रही है, हमें करना चाहिए। सो ये इसका जवाब जो है सीधा नहीं है। मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग। पाश्चात्य जगत सो रहा है, भारत जाग रहा है। सो व्हेन दैट हैपेंस, दिस इज द बेस्ट विंडो इन काल आपको मिल सकता है, जब टेक्नोलॉजी आपके काम आ रहा है। जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आप करने के लिए इतने दिन तड़प रहे थे, वो अपने आप हो रहा है। यही काम जो है, जो आनंद कर रहे हैं या फिर विक्रम कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, इतनी सारी पीढ़ियां गुजर गई जो कर रहे थे। जादूनाथ सरकार, मिस्टर मजूमदार, आरसी मजूमदार, मीनाक्षी जैन जी, कोनराड एल्स्ट, सीताराम गोयल, राम स्वरूप, इनके काम को फिर से पैकेज करके प्रेजेंट करने का मौका हमें मिल रहा है। सो आई एम सेइंग दैट व्हाट वी आर डूइंग इज अ श्रद्धांजलि टू ऑल दोस ग्रेट पीपल। सही बात है। जो देख नहीं पाए कि इनका काम सफल हो रहा है, लोगों को जागरूक करने के काम आ रहे हैं। बिल्कुल। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी आर ओनली रीपैकेजिंग व्हाट दे हैव ऑलरेडी डन। बिल्कुल बिल्कुल। हम सिर्फ भाषा को चेंज कर रहे हैं। दीपक, यहीं पर एक सवाल आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये बड़ा मुश्किल सवाल है और आपसे बेहतर उसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा। सवाल इस मायने में मुश्किल है कि आपने इतना अध्ययन किया है, 2 किताबें लिखी, तीसरी भी आप लिख रहे हैं, भारत की साइकी को समझने के लिए। देश जो सोचता है, भले ही वो धर्मनिरपेक्षता उसको लेकर, समाज या धर्म को लेकर, ऐसा क्यों सोचता है? एक चीज जो साफ तौर पर जो मुझे दिखती है वो ये कि जहां भी कोई मुश्किल सवाल रिलीजन से जुड़े आते हैं, जैसे बड़ा सीधा सा सवाल हमने कहा कि एक मंदिरों का मामला है कि आप एक धार्मिक स्थान देख रहे हैं, आपको देखकर साफ लग रहा है कि ये कभी मंदिर रहा होगा, और इवन की शिलापट्ट पे भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक वक्त मंदिर था, सबूत साफ है, और उस तरह के और भी 50 चीजें। उसके बावजूद क्या वजह है कि एज ए सोसाइटी, भले वो हमारी सरकार हो, हमारा जुडिशियल सिस्टम हो या बाकी जो एजेंसीज हैं, हमें इस चीज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत क्यों नहीं है कि ये अन्याय के सबूत हैं और उसे करेक्ट करने की जरूरत है? हमने जैसे पहले बातचीत में कहा कि जब स्पेन पे 700-800 साल तक ओटोमन साम्राज्य था, वो वहां से गए, तो उन्होंने जितनी मस्जिदें थी उसको उन्होंने कैथेड्रल्स को वहां पर रिक्लेम किया। ये सेम चीज टर्की में हुई, बुल्गारिया में हुई, और अभी भी टर्की में उन्होंने जो हाफिया सोगिया थी उसको दोबारा उन्होंने रिक्लेम किया। तो जो पूरी दुनिया में इस तरह से न्याय हो सकता है अगर साफ सबूत है, तो भारत में इतना गिल्ट क्यों आ जाता है जब ये बात करते हैं? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के द्वारा आपने अपने अंदर एक गिल्ट और घृणा दोनों को भर दिया है। एंड ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि उसका रास्ता सीधा बुज़दिली की ओर जाता है। ओके। 1857 के युद्ध के बाद इनको समझ में आ गया कि ये अभी तक अपने रूट्स को भूले नहीं है। तो एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी नहीं कहूंगा, एक प्रोजेक्ट था। कॉन्स्पिरेसी का मतलब है कि क्लोज डोर्स में हो रहा है, ये तो उन्होंने खुल के किया था। इट्स नॉट समथिंग दैट्स हैपनिंग इन द डार्कनेस, दे ओपनली सेड इट। जितने भी मेरे एक्सट्रैक्ट्स हैं बुक में, उनके पार्लियामेंट के डिबेट से मैंने निकाल के डाले हैं, उनके करस्पॉन्डेंस से डाला है। ऐसा नहीं कि किसी बंद कमरे के अंधेरे में कोई किताब में लिख रहा है, खुल के लिख रहा था ये सब। सो द थिंग इज, आर्म्स एक्ट आपके एक छात्र को पूरी तरह से उसने खत्म किया, जितने भी आपके मार्शल आर्ट्स के उसको खत्म किया। फिर छात्र आता है धर्म और दिमाग से, उसको पहले खत्म करने की कोशिश की थ्रू एजुकेशन। फिर ब्राह्मणवाद मनुवाद का जितना भी ये मूवमेंट इन्होंने चलाया कि ये सारा जितना ही ये मनुवादी है, ये ब्राह्मणवादी है, ये जातिवादी है, ये एक मूवमेंट उन्होंने सोच समझ के इसको शुरू किया था।
तो आज के डेट में आपका जो परिचय है वो बिखरा हुआ, टूटा हुआ परिचय है। तो और आपके पास ज्ञान भी नहीं है ये बताने के लिए कि मैं प्राउड किस बात पे होता हूँ, मैं गर्व किस बात पे हूँ, जातिवाद पे, सती पे। दैट्स व्हाट यू आर टोल्ड अबाउट योर हिस्ट्री। तो अगर आपसे आपका गर्व छीन लिया जाए तो आप किस चीज के लिए लड़ेंगे? तलवार किस लिए उठेगी? सही बात है। सो द डिफरेंस इज, गोरों के आने से पहले जब तलवार उठ रहा था तो तलवार के जवाब में तलवार भी उठ रहा था। क्लियर पता चल रहा था कि उसकी मंशा क्या थी। इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया 1857 के बाद। इनसे लड़के तो कोई फायदा नहीं है, बेहतर यह है कि इनको अपना बना लो। तो इनको बोलो कि अंग्रेजी सीखोगे तो हमारे क्लर्क बनोगे एंड यू विल बिकम पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। ओके। तो जितने भी अपर क्लासेस के जितने भी मेंबर्स थे उनको अपनी तरफ खींचा। जब समाज का एक तबका उस तरफ जाता है, दूसरों को लगता है ये तो गद्दार है, तो उनके साथ जाके काम कर रहा है। फिर उन्होंने आर्यन इन्वेशन थियरी को इंट्रोड्यूस किया कि आप तो हमारे हैं, क्योंकि आप भी गोरी चमड़ी के हैं, हम भी गोरे हैं। एंड स्पेसिफिक स्टेटमेंट बिफोर द आर्यन इन्वेशन थियरी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू से द व्हाइट कॉम्प्लेक्शन रिफ्लेक्ट्स विक्ट्री। व्हाइट बिलोंग्स टू द, इट्स द कलर ऑफ द विक्टर। बाकी जितने भी हैं ये तो द्रविड़ के होंगे। तो आर्यन इन्वेशन थियरी, आर्यन द्रविडियन थियरी पूरा उन्होंने उसी टाइम में निकाला था। 1818 में 3 वॉल्यूम का एक बुक निकला था जेम्स मिल का, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसको पढ़िए। आज के डेट में जितने भी सनातन धर्म के खिलाफ जो स्टीरियोटाइप्स चलते हैं उसका सारा जो गंगोत्री या स्रोत है आपको वहां से मिलेगा। क्योंकि उसने भारत की हिस्ट्री को 3 कालखंड में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज हिंदू, सेकंड इज मुस्लिम, थर्ड इज ब्रिटिश। एंड हिंदू चैप्टर जो है वो मुझे लगता है 11 चैप्टर का चलता है। आई थिंक पेज नंबर 91 ऑनवर्ड्स। उसको एक बार पढ़िए आप। यू विल रियलाइज दैट वॉट एवर वी थिंक अबाउट आवर कल्चर एंड विच इज बीइंग टॉट वहां से आया। तो पहले 3 वॉल्यूम का था, 1826 में होते होते ये 6 वॉल्यूम का बन गया, एडिट करते करते। दैट बिकेम द मैनुअल ट्रेनिंग, mandatory training, let's say curriculum for people coming to India and for Indian education. Then why are you surprised? और हमने इसको काउंटर करने के लिए क्या किया? जितने भी नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हो रहे थे और जो लिख रहे थे उनको हमने दबाया। बिल्कुल। हमने खुद दबाया उनके जाने के बाद। गोरे गए लेकिन भूरे साहब छोड़ के गए और उन्होंने इनको दबाया। तो क्वेश्चन है, आप कितने दिन यही रोना रोएंगे? कभी तो आपके पास इसका कोई हल तो होगा, कोई सोल्यूशन तो होगा। यू कैंट बी एन एटर्नल विक्टिम। सो माय क्वेश्चन इज, अब आप ये रोना रो नहीं सकते। हिस्ट्री को ठीक कीजिए, लोगों को समझाइए एंड उनसे कहिए कि कॉन्फिडेंटली वर्ल्ड के साथ एंगेज करें। आप अपने धार्मिक आइडेंटिटी को बिना छोड़े भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको बार बार बोला जा रहा है ओनली दोज कंट्रीज विल बी प्रॉस्परस व्हिच आर सेक्युलर। अब यूरोप का हाशर तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक एक करके वो गिर रहा है, पत्तों की तरह गिर रहा है। क्योंकि जब आप सेक्युलर बनते हैं तो आपका दिमाग और आपका कॉन्शियसनेस खाली हो जाता है। जब वो खाली होता है तो उसके अंदर गोल्ड आ सकता है या गार्बेज आ सकता है। आप डिसाइड कीजिए कि क्या आएगा। अगर आपने उसमें जबरदस्ती गोल्ड नहीं भरा तो कूड़ा तो आएगा। और यूरोप के अंदर कूड़ा भर चुका है। लेकिन आपने कहा कि ये सारी प्रोपेगेंडा तो फैलाया जा रहा था, इस पर रोने का कोई फायदा नहीं। और यहीं से मुझे लग रहा है कि वो आपका भी एक आप भी इंस्पायर हो गए हो कि यार मैं कब तक ये सुनूंगा, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। Obviously. ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आपकी वो किताबें मार्केट में आई, लोगों ने तो जो प्यार दिया, मैं अमेजोन पे भी उसकी रेटिंग देख रहा था और मतलब उसको आपको क्रेडिट बनता आपकी मेहनत को, और लोगों ने भी उसको बहुत अच्छा रिसीव किया। वो बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से लिखी हुई बुक थी, सो द क्रेडिट फॉर द सक्सेस गोज टू द रीडर। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल दूसरी साइड है, जब उन्होंने वो किताबें पढ़ी, क्योंकि आपने जहां भी कोई कुछ कोट किया तो वहां रेफरेंस है, अब उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। करेंगे तो आप सीधा बताइए, और आप तो वैसे भी जो आपका डोमेन है, मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, जो डोमेन है वो है ही डोमेन। जब मेरा किताब निकला था पहला वाला, तो प्रताप भानु मेहता ने मुझे एक पर्सनल ईमेल लिखा था। ओके। उन्होंने कहा कि ये, एंड ही इनफैक्ट कॉल्ड इट द टॉप 5 बुक्स ऑफ दैट ईयर फॉर हिज पिक, और उन्होंने लिखा भी है उस पे। अच्छा। उसके बाद लास्ट ईयर या फिर इस साल के बिगिनिंग में उन्होंने लिख दिया कि ये बुक जो है ये पॉलिटिकल मूवमेंट के काम आ रही है। तो मैंने कहा, जब आपने किताब पढ़ी तब आपको तो सब अच्छा लगा, अब आप ये उल्टा कैसे बोल रहे हैं? इशू ये है, जब इनको समझ में आ जाता है कि आपके तथ्य या तर्क का कोई काट नहीं है, तो ये लेबल चिपका देते हैं आपके माथे पे।
ये संघी है, ये वो, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, व्हाटएवर इट इज। अब लोग इससे तंग आ चुके हैं और ये कह रहे हैं कि ये कुछ भी हो, मैं इसको पढ़ूंगा पहले, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है। तो इस साल जुलाई में मेरे सेकंड बुक को लेकर एक वामपंथी महिला ने ये बोल दिया, साई दीपक के सारे बुक्स जो हैं, हर बुक स्टॉल में इसलिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट इसको पुश कर रही है। हाँ। किसी ने एयरपोर्ट से पिक डाली थी, मैंने देखा, डाल दिया, आपने उसको तो पोस्ट किया था। मैंने कहा अब मैंने हर कमेंट को रीपोस्ट किया, हाँ। क्योंकि वो कह रहे हैं आप उसको बुक स्टॉल में तो डाल देंगे, हाँ। लेकिन आप जबरदस्ती को बेच थोड़ी सकते हैं। बिल्कुल। आप थिएटर्स जितने भी हैं, आप इसको खरीद लीजिए अपनी मूवी को रिलीज करने के लिए। हाँ। वहां पे कोई जाके बैठे तो सही। और बुक स्टॉल वाला तो धंधा कर रहा है ना, उसको अगर 4 लोग खरीद रहे हैं तभी तो उससे रखिए। सो एट द एंड ऑफ द डे इनका ये जो रोना है मुझे अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये आप समझो कि आज तक आपको लगता था कि ये हमारा गढ़ है, ये इंटेलेक्चुअलिज्म हमारा गढ़ है, आपका गढ़ जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। ये नॉनसेंस अभी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी तक इन्होंने तीसरा बुक देखा नहीं है, जब आएगा और भी ज्यादा रोएंगे। दीपक जी, वक्फ की जमीन का मामला तो हम अक्सर उस पर चर्चा करते हैं और आपने भी उस पर इतना कुछ कहा है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि जो कैथोलिक चर्च इंडिया में है, अगर मैं गलत नहीं तो उसके पास भी तकरीबन हेक्टेयर के आसपास की जमीन है, जो ब्रिटिश राज में उन्होंने मिशनरी जो एक्सपेंशन के लिए दी थी। क्या आज़ादी के बाद कभी हमने उसको दोबारा से सरकारों ने लेने की कोशिश की? क्योंकि असल में जमीन ही तो सब कुछ है जी, जमीन ही तो राष्ट्र है। ये जो आंकड़ा आपने दिया है वो कितना सही है मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता। बट जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है उसका इस्तेमाल उस जमीन पे भी होना चाहिए जो ब्रिटिशर्स ने दिया है, क्योंकि वो हमारी जमीन है। ठीक है। एंड अगर उस जमीन को किसी ने हड़पा है या फिर धर्म परिवर्तन के लिए उसका इस्तेमाल होता है, तो आप इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेंगे? एक्शन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि भारत ने ये मान लिया है क्योंकि मैं सेक्युलर हूँ तो धर्म परिवर्तन तो जायज़ है, और यहाँ पे लोग परिवर्तित होते चाहे क्या फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि जब अटल जी की अस्थियां उनको बहानी थी उत्तर पूर्व में, उन्होंने कहा यहाँ पे आप उसको बहा नहीं सकते क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं है, उन्होंने बोल दिया है। 50 साल पहले कोई ये कह नहीं सकता था, 100 साल पहले तो बिल्कुल नॉट पॉसिबल, लेकिन अभी वो सिचुएशन आ चुका है। सो जो आपके पूर्वजों की जो संस्कृति है वो दिन प्रतिदिन जो है घट रही है और संकुचित हो रही है, सिकुड़ती जा रही है, और आपको लगता है कि इसका धर्म परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। तो भगवान ही आपको बचाए या फिर कोई और आपको बचाए, क्योंकि अगर आपका भगवान में विश्वास हो या ना, किसको पता है। सो माय पॉइंट इज we should have had some of these decisions. It goes back to your first question. जब तक आपके अंदर आपके परिचय को लेकर क्लैरिटी नहीं होगी, आप क्या डिसीजंस लेंगे, किस बेसिस पे डिसीजंस लेंगे? क्योंकि हर डिसीजन के पीछे एक जस्टिफिकेशन होता है। आपका जस्टिफिकेशन क्या है? अगर आप सेक्युलर हैं तो आप ऐसे डिसीजंस कैसे ले सकते हैं? इजराइल इसलिए ये डिसीजन ले पा रहा है क्योंकि वो कहता है कि मैं तो यहूदी राष्ट्र हूँ, यहूदी राज्य हूँ। मुस्लिम कंट्रीज कहते हैं कि हम लोग इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं या फिर इस्लामिक किंगडम्स हैं, व्हाटएवर इट इज। सबका अपना लेट्स से मजहबी आइडेंटिटी होना जायज़ है, सिर्फ भारत का नाजायज़ है, ये कैसे हो सकता है? बट सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि जब आप ये पोजीशन लेंगे तो जो अल्पसंख्यक कम्युनिटीज़ हैं उनके प्रति आपका पोजीशन क्या है, उनके राइट्स के प्रति आपका पोजीशन क्या है, ये क्लैरिटी एटलीस्ट मेरे अंदर तो है कि ये क्या होगा। ठीक है। विच इज़ टू से मैं अपने घर के परिचय को ठीक कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं वो छिन जाएंगे, वो तो नहीं होगा। बिल्कुल। क्योंकि आपने कभी ये सवाल नहीं किया कि इजराइल में जो जाके सेटल हो रहे हैं या फिर मिडिल ईस्ट में जाके सेटल हो रहे हैं तो उनके सिटीजनशिप का क्या होगा, उनके राइट्स का क्या होगा, उनके कल्चर का क्या होगा। आपको तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन व्हाट इज ए प्रॉब्लम विद भारत? जो भी यहाँ पे आक्रांता के मोड़ में नहीं आया है या फिर यहाँ पे एक शरणार्थी के तौर पे आया है, हमने तो उसका स्वागत किया है। अगर आप यहाँ पे आक्रांता बन के आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो इसका तो जवाब दिया जाएगा। You think of yourself as a member of this culture and civilization, then we'll have a different conversation. बिल्कुल। बट अगर आप हाथ में तलवार लेके खड़े होंगे तो हमने तो यहाँ पे चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। बिल्कुल। लेकिन ये हेजिटेशन इंडियन स्टेट में शुरू से क्यों रहा? जैसे मैंने कैथोलिक चर्च की बात की या वक्फ एक्ट में जो हमने प्रावधान अभी पढ़े और कुछ तो उसमें बहुत ही हैरान करने वाले थे, या मंदिरों का अगेन मेरी क्लेम की बात है, ये हेजिटेशन हमेशा क्यों रही है कि अगर वहाँ कुछ उनको ज़्यादा दे दिया गया है सिर्फ यूं कहें कि तुष्टीकरण के नाम पर, तो उसे करेक्ट किया जाए, भले यूसीसी का मामला है, और अगर यहाँ कुछ मिलना चाहिए तो क्यों ना दिया जाए,
ये स्टेट में हमेशा वो हेजिटेशन चीज़ों को करेक्ट करने को लेकर क्यों रहा है? हमें ऐसा क्यों लगता है कि यही हमारी स्टैंडिंग होनी चाहिए तभी हम सेकुलर होंगे? इस सेकुलरिज्म की यूँ कहूँ कि ये फ्लॉड डेफिनेशन हमने कैसे गढ़ दी? नहीं, फ्लॉड डेफिनेशन की बात छोड़िए, सेक्युलरिज्म की ज़रूरत क्या है, ये सवाल हमने आज तक पूछा नहीं है। इनफैक्ट इवन हिंदुत्ववादी ये सवाल नहीं पूछना चाहते। हम माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, आपने बीच में ये भी एक जगह कहा था कि हमें हिंदुत्व सेकुलरिज्म की जरूरत है, हिंदू सेकुलरिज्म की, ऐसा कुछ वर्ड आपने। वो मैंने एक चुटकुला मारा था, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर सेक्युलरिज्म की परिभाषा ये है कि आप अपने धार्मिक आइडेंटिटी को पूरी तरह से छोड़ दें, तो ये कौन सा वर्जन होगा? मैंने सिर्फ ये हिंदू सेक्युलरिज्म इसलिए कहा था क्योंकि यूरोप में क्रिश्चियन सेक्युलरिज्म की परिभाषा ये है कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन हम कैथोलिक हैं या प्रोटेस्टेंट हैं, उस पर लड़ाई नहीं होगी। स्टेट जो है पंथों से अलग रहेगा, लेकिन धर्म से नहीं। धर्म से नहीं। सो अगर आपने सेक्युलरिज्म का अनुवाद पंथ निरपेक्षता किया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धर्म निरपेक्षता नहीं होना चाहिए। सो विच इज़ वाई जब मैंने यूरोपियन सेक्युलरिज्म को डिस्कस करते हुए पहले बुक में लिखा था, ऑन द बेसिस ऑफ जेकब डी रूवर्स बुक, फैंटास्टिक बुक, इट्स एन अमेजिंग बुक, यूरोपियन एक्सप्लेनिंग हाउ बैड secularism has been applied and how badly it's been applied in India. Amazing book. क्या बात? क्योंकि वो हिंदुत्व के सपोर्ट में बहुत लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने पहली चीज़ ये है कि वहाँ पे जैसे उसका अमल होता है वो तो आपने यहाँ पे किया नहीं। आपने एक खिचड़ी वर्षन पैदा की जिसमें आपने इंडियन तड़का डाला और आपने अपने ही धर्म के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया। ओके, सो फिर से हमारी गलतियों को दिखाने के लिए किसी गोरे को बात करना पड़ रहा है। सो that's what we have to think. सो जब तक इस मुद्दे पे एक सामाजिक और राजनीतिक चर्चा नहीं होती है कि इसकी ज़रूरत क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है हम पे, एंड एज अ ग्लोबल माइनॉरिटी हम इसके साथ कितने दिन चल सकते हैं, जब तक ये प्रश्न हम नहीं उठाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि सरकारें आएँ या जाएं उससे कोई फ़र्क पड़ता है। हमें ये बोलना चाहिए कि हमारी पहचान ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों के साथ अन्याय होगा, लेकिन जब आप जहाँ पे रहें, दिस इज आवर होम, यू मेक श्योर दैट यू रेस्पेक्ट आवर वैल्यूज। सिंपल क्वेश्चन इज, ये पॉपुलर एग्जांपल दिया जाता है, जब पारसी आए थे तब राणा ने उनसे, जाड़ी राणा ने उनसे कहा था कि आप दूध में मिल के रह जाइए, आप शक्कर बन के रहिए एंड ऑल दैट, बट द अदर थिंग इज ही क्लियरली सेड आप यहाँ पे इंटर मैरिज नहीं कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप गाय का बलि नहीं चढ़ा सकते। इतना सब कुछ तो बोला है, तो क्लियर रेस्ट्रिक्शंस तो थे। सिमिलरली व्हेन अरब ट्रेडर्स वर सेटलिंग इन केरला, तभी रेस्ट्रिक्शंस डाले गए थे उन पे। उनको बोला गया था आपको प्रैक्टिस करना तो कीजिए, लेकिन ये जो हमारी मान्यता है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। सो भारत तब कम सेक्युलर था जब इन लोगों को बुला रहा था और उनको घर दे रहा था और उनसे कह रहा था कि आप अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनाइए। संविधान के पहले ये सब हुआ था ना, तब तो कोई संविधान नहीं था आपको बचाने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि संविधान आपको बचा रहे, नहीं, इट इज द जनरल सिविलाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेल बीइंग। क्योंकि दिल्ली के 50 किलोमीटर के दूर संविधान को कितने लोगों ने पढ़ा है, कौन जानता है? क्योंकि संविधान अगर ये सब कर सकता है तो कत्ल क्यों होगा बलात्कार क्यों होगा? आईपीसी तो है या फिर बीएनएस है, क्या चेंज हो गया? द पॉइंट इज, एक पुस्तक आपको नहीं बचाएगा, मानसिकता आपको बचाती है, चाहे वो कोई भी हो। सो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन और यू कॉन्स्टेंटली वांट टू से नो किताब कह रहे ऐसे ही होगा। दैट इज नेवर अ स्टेबल फंक्शन। We live next door not because there is a law. We live next door because there is faith, उम्मीद, आशा, whatever it is. That's how even inter-community relations work. लेकिन आपको लगता है कि क्या कभी कुछ ऐसे उदाहरण भी मैं दूंगा कि हम कुछ भी चीज़ अगर करेक्ट करने लगते हैं इन चीज़ों से जुड़ी, तो हमें ग्लोबल ओपिनियन की भी बड़ी परवाह होती है। जैसे अगर मैं नुपुर का एक मामले का उदाहरण दूं, ठीक है, उन्होंने जो कहा या सही है गलत है उस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन उस पर चीज़ निकल कर ये आई कि अगर कतर से या वहाँ के मंत्रियों ने कुछ ट्वीट किया, वहाँ से प्रेशर आया, तो उसके बाद पार्टी को उनको निकालना पड़ा। ठीक है, अब सवाल ये कि अगर आप किसी भी फॉर्म में या कुछ करते हैं और अगर फिर ग्लोबल लेवल पर प्रेशर पड़ता है,
अब आपको ये देखना है कि क्या हमें अपनी राजनीति पर सही उतरना है, उस आदमी को डिफेंड करना है, या फिर आपको देखना है कि उस देश में हमारे 30 लाख लोग काम कर रहे हैं, अगर हमने उसको नाराज किया तो उस 30 लाख लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। अब या तो आप अपने मुद्दे पे खड़े रहिए या फिर लोगों की नौकरी बचाइए। अब सेम अमेरिका के साथ भी हो रहा है। करेक्ट। तो आपको क्या लग रहा है कि ये चूंकि आपका हमारा डायस्पोरा इतना दुनिया में फैला हुआ है, वो भी हमारी नीतियों को प्रभावित करता है, उसके प्रेशर में मैं आते हैं? ये नहीं कह सकता कि आप इन सारी चीज़ों को और फैक्टर्स को अनदेखा कीजिए या नज़रअंदाज कीजिए, बिकॉज जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं, आप इन सबको कंसिडर कीजिए। लेकिन अगर आपको विश्वगुरु बनना है, आपको न्यू ग्लोबल ऑर्डर का मतलब उसको रचना है, यू हैव टू डू ऑल ऑफ दैट, देन स्टेप बाय स्टेप आपको अपने आप को और थोड़ा सशक्त करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि उसके साथ आपको थोड़ा बेशर्म भी बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना ऊपर जाएंगे उतना आपको नीचे खींचने की कोशिश की जाएगी। हाँ। तो एक स्टेज में आपके पास इतना तो लेट्स से कॉन्फिडेंस और कैपेसिटी हो कि आप आपके लोगों को जहाँ भी हों उनको बचा सकें। एक ग्लोबल पॉलिसी होनी चाहिए कि हमारे लोगों पे अगर किसी ने हाथ रखा तो उसका जवाब दिया जाएगा, पलट जवाब दिया जाएगा। सो आई थिंक वी आर ग्रेजुअली मूविंग इन द डायरेक्शन, एंड ये इकोनॉमिक्स के साथ ही इम्प्रूव होता है, मिलिट्री हेफ्ट के साथ ही इम्प्रूव होता है। ऑपरेशन सिंदूर का जो फैंटास्टिक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है कि भारत को तो अब लाइटली नहीं ले सकते हैं, ये शांति की भी बात कर सकता है और युद्ध की भी बात कर सकता है। लेकिन इसी से मैं आप ही के सवाल पर आता हूँ। आपने कहा कि हमें अपने लोगों का, ये कम से कम अगर हिंदुओं की बात करें, और प्रोटेक्ट करना है। आपको लगता है कि अभी बांग्लादेश में जैसे जो हो रहा, मैंने शुरुआत उससे की थी कि पिछले 1 साल से तो कहीं चर्चा में नहीं, क्या वो भारत सरकार की प्राथमिकताओं में, उसकी सोच में, या आपको कहीं वो प्रेशर हम डालते दिख रहे हैं? अगर हम, जैसे आपने कहा कि हम विश्वगुरु के तौर पर एस्पायर करना चाह रहे हैं, और अगर हम अपने पड़ोसी एक छोटे देश को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं कि तुम उनके साथ ट्रीटमेंट सुधारो, तो ये हमारी एस्पिरेशन कितनी रियलिस्टिक है? गवर्नमेंट पे निशाना साध के मैं हिंदू कम्युनिटी को एक्विट नहीं करना चाहता। इट्स अ कलेक्टिव फेलियर एज अ कम्युनिटी, बोथ एज एन एस्टैब्लिशमेंट एंड एज अ सोसाइटी। क्योंकि गवर्नमेंट के करने से पहले अगर ये मुस्लिम कम्युनिटी होती तो सबसे पहले आंदोलन होता, अनशन होता, पेटिशंस होते, रोड पे लोग आ जाते, इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ जुलूस निकालना, सब हो जाता। आपने कितने जुलूस निकाले? नहीं निकाले। नहीं। डेमोक्रेसी में जब तक आपके मुद्दे किसी पॉलिटिकल इंसेंटिव को केटर नहीं करती है या डिसइंसेंटिव को केटर नहीं करती है तो वो मुद्दे नहीं होते। इतना तो आपको जानना चाहिए। एज अ कम्युनिटी यू शुड नो दिस। सो वी वर सो इंटरेस्टेड इन व्हाट हैपेंस टू शेख हसीना। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट शेख हसीना। बिल्कुल। आई एम ऑन हिंदूज। सो ओके, शेख हसीना's presence helps हिंदूज, ये मान लेते हैं। उनके होते हुए हिंदुओं के साथ ये हो रहा था when she was still in power. So much so, जब हमारे प्रधानमंत्री वहां पे गए थे और उनको मिलने गए थे, उसी टाइम पे दुर्गा पूजा के टाइम पे they had started destroying pandals. This was well before Sheikh Hasina was ousted from power. The only thing is we have to choose between evil and lesser evil. So she is better than Khalida Zia or BNP, whatever it is. Okay. But the fact of the matter is, as a community, whether it's the diaspora or the Indian Hindus, how many people deemed it fit to talk about it? इसलिए चाहे वो त्योहार हो या पर्व हो, मैं उसको रीट्वीट किए जाता हूँ कि इसको कभी नहीं भूलना है। बिल्कुल भूलने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको समझाते रहूंगा कि आप पढ़ा के फोड़ो, लेकिन ये भी हो रहा है भाई। कहीं तो पैसा डालो, कुछ तो करो। That I will never let them forget. और एक और चीज जो मैंने देखी, जो अगेन आप अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पता नहीं कितना हम समझ रहे हैं, कि जैसे मैंने देखा कि आपने बहुत सारे रीट्वीट किए और उसमें एक पैटर्न ये है कि आप एक रीट्वीट करते हैं कि आंध्रा में किसी जंगल में कोई आकर एक हरा झंडा लगा देता है और फिर जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर है, वो जो लेडी है, उससे बहस करती है। करेक्ट। कहीं पर आपने बहुत सारे ट्वीट किए कि अरुणाचल में किस तरह से वहां पर जो इलीगल मॉस्क कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। मैं जो उससे समझता हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसको आइसोलेटेड इंसिडेंट के तौर पे मत देखिए, ये सारी चीजें धीरे धीरे हो रही हैं बॉर्डर स्टेट्स। और कोई भी समाज का जो स्ट्रक्चर है, उसकी शक्ल एक दिन में नहीं बदलती, वैसी छोटी छोटी चीजों से ही बदलती है। तो पाकिस्तान एक रात में नहीं बनी थी। बिल्कुल। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, लेकिन फिर हम ये भी कहते हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए हैं। आपका जो सांस्कृतिक पड़ोसी था वो ईरान था। हाँ। उसके बाद अफगानिस्तान बना। हाँ। और उसके बाद पाकिस्तान और बना। तिब्बत था। अब क्या हो रहा है? हाँ। तो अब गिर रहे हैं और गिर भी रहे हैं। You have to really understand this. So when people say सनातन धर्म है, रहेगा,
रहेगा जब आप उस धर्म के लिए कुछ करोगे. There is a reason why you say dharma rakshite rakshite, right? You have to work on that. So the attempt behind all of this is to show कि एक पैटर्न भी है, एंड मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भारत का प्रांत नहीं है जहाँ पे ये इशू नहीं हो रहा है. तो अगर आपको लगता है कि आपके गेटेड कम्युनिटीज आपको बचाएंगी और आपका जो भाड़े का जो सिक्योरिटी आर्मी आपको बचाएगा, ये तो नहीं होने वाला. ये डोंट हैव. अब ये बताइए दीपक जी, मुझे लग रहा है कि बड़ा महत्वपूर्ण, मुझे पता आपको जाना लास्ट में 1-2 सवाल है, लेकिन मुझे लग रहा है इससे अंत में इसी तरह का सवाल जरूरी था कि एक तरफ हम अपने पुराणों की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, इस देश ने कैसे क्लासिकल डांस दिए, कैसे पुराणों की रचना की, क्या हमारा म्यूजिक है, क्या हमारा इनोवेशन है. कल्चर स्ट्रांग था तभी सारी चीजें क्रिएट हो पाई, है ना. और आज हम देख रहे हैं कि रशिया में कहता है कि भैया हमारा ट्रेड डेफिसिट तो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा, लेकिन हम खरीदेंगे हमें पता नहीं है. चीन भी कहता है कि हमें मानते हैं कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन तुमसे खरीदें क्या. ये फैक्ट है कि हम उस तरह से कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं. सवाल ये है कि हम कहाँ भटके कि जिस देश ने इतना कुछ क्रिएट किया, जिसने दुनिया को डिफाइन किया अपने वक्त में, आज वो इतना यूं कहूँ कि अपनी धार खो चुका है. हमारा डिक्लाइन किस वजह से आया कि इस तरह से लुंज पुंज दिखते हैं. फ्रैंकली अगर आप इन कंसिडरेशंस को टर्शरी लेवल पे देखेंगे कि हमारे देश में PhDs कम है या फिर एडवांस डिग्री होल्डर्स कम है, दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल वे ऑफ लुकिंग एट इट. प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन इज वेयर नींव डलता है, चाहे वो कल्चरली हो या फिर इवन साइंटिफिकली हो. आपका जो ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम है वो मुंशियों को बनाने के लिए बनाया था, ताकि आप क्लर्क्स बने, बाबू बन जाएं, गवर्नमेंट ऑफिस में जाके आप बैठ जाएं. प्लस इंडिपेंडेंस के बाद आपने क्या किया, आपने एक सोशलिज्म मॉडल अपनाया जो सेंट्रलाइज था. मुझे लगता है कि उस डिसीजन से कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस निकले हैं जो आज तक सही काम कर रही है, जैसे IITs. नॉट बैड एट ऑल, बिकॉज कभी कभार जो इवन a clock that is not working and ends up showing the right time, right? So there's a decent chance that happened. But private innovation के लिए एक टाइम चाहिए होता है. हो सकता है कि इनिशियली वी डू नॉट हैव द रिसोर्सेज फॉर इट, बट व्हाट वी फॉरगेट इज जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब भारत था. Calcutta was among the foremost manufacturing centers of the world and even Asia at that point. क्योंकि जापान तो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, चाइना पूरी तरह से मर चुका था. In terms of the kind of invasion it saw from the Japanese and Maoist revolution हो रहा था. वहाँ से आपने कहाँ पे खोया? आपने अपनी एजुकेशन सिस्टम को उसका भारतीयकरण नहीं किया. अगर कोई ये समझता है कि साइंटिफिक टेम्पर और सांस्कृतिक चेतना और गर्व के बीच में कोई संबंध नहीं है, they are wrong. People have to be given a positive reason to work for their country, and that starts with pride. I am not saying आप उसके लिए झूठ का सहारा लीजिए, लेकिन जो अच्छी बातें हैं वो आपको दिखानी चाहिए थी. One of the first things that Israel did was to revive Hebrew and work on the education system. That is why they are so confident. कि हमारे पास ना जमीन है, ना पानी है, ना नेचुरल रिसोर्सेज है, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है, दिमाग है. एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि हम ये कर सकते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये काम किया है, तो हम भी कर सकते हैं. दैट कनेक्शन इज येट टू बी ड्रॉन. मुझे लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये इस दिशा में एक कदम तो रखा है. इट्स अ गुड थिंग टू डू. उसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन फाइनली कुछ तो हुआ है. सो वी हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन. फर्स्ट थिंग इज आई से मल्टीलिंगुअल पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट. आप भारत के किसी भी प्रांत के हो, भारत के दूसरे प्रांत की भाषा को आप समझेंगे और जानेंगे. फॉर अ लॉन्ग टाइम आई डिडंट नो दैट श्रीमान खट्टर कुड स्पीक इन तमिल. Yes, he gave a speech in Tamil because that Tamil was the alternate language in Haryana for such a long time. क्या बात है. I didn't know this. So I said okay, so ये भी हो सकता है. तो पहले भाषा के बेसिस पे जितने भी बैरियर्स हैं उसको तोड़िए. सेकंड, focus heavily on primary and secondary education. First focus on that. Engineering colleges बाद में आएंगी. पहले ये आप फोकस कीजिए. सेकंड, सबको इंजीनियर नहीं बनना है. स्किल्ड कारीगर कहाँ से होंगे? So this excessive focus exclusively on white collar jobs is bad. I was just listening to this Mr. Hiranandani's podcast, I think. Hiranandani or I don't know who, I'm so sorry. ये दिखा रहे हैं कि भारत में आज की डेट में 2.5 million skilled workers की उसका एक अभाव है.
What kind of workers are we talking about? Electricians, plumbers, carpenters. उस स्तर पे ये ज्यादा हो रहा है और ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 5 मिलियन हो जाएगा. हाँ. तो सारे जितने भी इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग का डिग्री पढ़ने के बाद कुछ और कर रहे हैं. एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं ना. इन द सेंस वी कैन एक्चुअली पुश मोर एंड मोर पीपल इन दिस डायरेक्शन. क्योंकि पहले जो डिग्निटी ऑफ लेबर का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए. हर बच्चे को ये मत सिखाइए कि तुझे सिर्फ इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है. ये काम भी गलत नहीं है. इट इज गुड, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी. पुश देम इन दैट डायरेक्शन. ओपन मोर एंड मोर ITI centers. I think despite having L&T has I think over 17 units for production of skilled workers, but they're not finding enough people to come and take those jobs. This is अंग्रेजीकरण. क्योंकि सबको अंग्रेजी बोलना है और IT कंपनी में जाके बैठना है. काम करना है. तो प्रोडक्ट्स कहाँ से निकलेंगी, सर्विसेज कहाँ से निकलेंगी, बेसिक सर्विसेज कहाँ से निकलेंगी. इलीगल माइग्रेंट्स इसी का फायदा उठाते हैं क्योंकि ये सारा जो लेवल है, जो ये जो काम है इलीगल माइग्रेशन की ओर जा रहा है. आप डेटा निकाल के देख लीजिए, चाहे वो बैंगलोर हो, मुंबई हो, और इवन लेट्स से इंटीरियर तमिलनाडु और हैदराबाद. ऑल works or all professions at this level are going to illegal migrants. Who are they? You know. I leave it at that. बिल्कुल. और दीपक जी, इसी के साथ चर्चा में आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे. आपने 2 किताबें अभी लिखी हैं. पहले तो इस बारे में बात कर सकते हैं कि तीसरी बुक कब तक आ रही है और उसकी थीम क्या होने वाली? सर पिछले 2 साल से पहला बुक आया था 2021 में, दूसरा आया था 2022 में, 13th of August and I think 23rd of August each year. Usually that's how I release it. And I wanted to finish the second book in 2023. But I didn't want anybody to think कि वकालत छोड़ के पूरी तरह से बुक लिख रहा है. क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर्स जो हैं उसका फायदा उठाएंगे ना पेशे में. तो वो तो गया भाई साहब. वो चला गया. अब इसका जो स्थान है वो खाली हुआ है, मुझे दे दो. That I didn't want to do, so I didn't write. Then I wanted to finish attaining a certain position in the profession. भगवान की दया से last November I became a senior advocate at the age of 39. So I said, first you strengthen this position. Let people continue reading those books. Audience की तरफ से एक हाहाकार तो निकली कि तीसरा पुस्तक कहाँ है. अभी शुरू हो चुका है. So when the demand has started, क्योंकि आपने माहौल बना रखा है काफी टाइम से. मुझे तो कभी मैंने इनका तारीख में तारीख दिया है. मुझे लगा मुझे पता नहीं लगा सच में बुक नहीं है. ये मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा अर्जन किया था. तो इस पे जोरों से काम चल रहा है. Hopefully by January it should be out. बिल्कुल. और इसका थीम क्या होने वाला है, क्या एक्सटेंशन है उस बायोलॉजी का? ये अभी it's not a try. What I don't know what is the word that is for. अच्छा, ये उस सीरीज से अलग है? सेम है. अच्छा. बट ये अभी 3 parts नहीं है, 4 parts बन चुका है. अच्छा, 4 part बन चुका है. Because as they say, work expands with time. So what has happened is here I will cover the period from the end of the Khilafat period until 1935, when the Government of India Act of 1935 came. लेकिन उसके पीछे as always मैं और थोड़ा पीछे जा रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि हिंदू मानसिकता में विकृति कब से शुरू हुआ. हाँ. तो ये तो बता दीजिए, क्योंकि ये तो सवाल अभी मैंने पूछा भी था. ये सवाल तो मैंने भी पूछा भी था. इसके हिंट्स मैंने बहुत सारे जगह दिए हैं. तो लोग जाके उस वीडियोस को देखें, उसके व्यूअरशिप को बढ़ाएं. अच्छा. मैं यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर तो नहीं दूंगा. नहीं देंगे. लेट पीपल वेट. ठीक है. और एक आखिरी सवाल ये कि जो इतना सालों का आपका रिसर्च और अध्ययन है, हिंदुइज्म से जुड़ी या यूं कहीं कि सनातन भूमि से जुड़ी, सबसे फैसिनेटिंग बात आपको क्या लगी जो उससे पहले आपको नहीं पता, लेकिन जब आपको पता लगी तो आप मतलब सच में आपके रोंगटे खड़े हो गए कि ये तथ्य मेरे से छिपा हुआ था? कि पांडुलिपि और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनको बचाने के लिए कितने लोगों ने इज्जत खोई और जान खोया. सिर्फ पांडुलिपियों को बचाने के लिए? गाय को बचाने के लिए, मंदिरों को बचाने के लिए और पांडुलिपियों को बचाने के लिए. That is the commitment. कोई एक उदाहरण? Okay, so if you look at so one of the earliest examples that I read after watching Chanakya of Sri Chandraprakash Dwivedi, who I've had the good fortune of meeting, he clearly narrates history to show that जब you call him Alakshindra, he is otherwise Alexander, तो वो जब आ रहा था, Brahmins chose to pick up whatever was there at home to fight him. Bartan, jhadu, whatever it is. Wow. And they gave deadly resistance. That's when ये like common citizens ये कर सकते हैं, तो मगध क्या करेगा? Right? Because that was the most powerful kingdom at that point. तो पाटलिपुत्र क्या करेगा? उनकी आर्मी क्या करेगी? फिर पुरुषोत्तम ने तो जवाब दिया था, उर्फ पोरस. Right? So we know what happened.
When you realize it, you realize that we have inherited a legacy of क्षात्र, चाहे किसी भी वर्ण का हो, उसको हमने कैसे खोया, that is the disaster. That is the part that we have lost. शास्त्र का अभाव और शस्त्र का अभाव, जब दोनों फिर से जागेंगी तब भारत का उद्धार होगा और पुनरुत्थान होगा। और वो कैसे होगा ये भी बताया आपने किताब में। We'll see. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। और यूं कहूंगा कि आपका हमारे आना हमारे लिए भी कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मुझे पता आप हर जगह जाते नहीं हो, तो मैं इसके लिए भी आपको थैंक यू कहूंगा। थैंक यू सो मच। आप यूं ही लोगों को जागृत करते रहे और अपने दीपक से लोगों को प्रकाशमान करते रहे और कुछ लोगों को जलाते रहे, वो मीठा मीठा दर्द देते रहे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। इस बातचीत में इतना ही, नमस्कार।